हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो दोस्तों आज क्या करेंगे? आज हम MTP2 सॉल्व करेंगे आप लोगों का। ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ सॉल्व करने से पहले कि ये जो MTP2 रिलीज़ हुआ है ना दोस्तों, इसका डिफ़िकल्टी लेवल आई वुड से कि एवरेज टू अबव एवरेज डिफ़िकल्टी लेवल इसका था। उसका रीज़न क्या है दोस्तों कि कुछ केस स्टडीज़ जो इसमें पूछे हुए हैं ना, कुछ केस स्टडीज़ ईजी हैं। ओके, कुछ केस स्टडीज़ ऐसे हैं जिनमें SPOM कवर है, काफ़ी ज़्यादा SPOM कवर है। एंड कुछ केस स्टडीज़ में कुछ क्वेश्चंस ईजी हैं एंड कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अबव एवरेज हैं। ओके, हालांकि इन्होंने जो भी क्वेश्चंस पूछे आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पूछा हुआ है। सो अगर आप बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट हो एंड आपने SPOM भी अच्छे से कवर किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने SPOM नहीं पढ़े है ना तरीके से, तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है दोस्तों। बट वहीं अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आप अराउंड 80% पेपर तो अटेम्प्ट कर ही लोगे आराम से, ठीक है। बट अगर आपने ग्रुप 1 भी नहीं पढ़ा है अभी तक, आपने डायरेक्टली ग्रुप 2 देना अगर स्टार्ट किया है, ग्रुप 1 आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है ग्रुप 1 में है क्या, तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत आएगी दोस्तों IBS के अंदर। क्योंकि इस वाले मॉक टेस्ट पेपर में इन्होंने FR, ऑडिट, AFM, SPOM सब कुछ कवर किया हुआ है, सब कुछ कवर किया हुआ है। तो थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को डेफिनेटली आएगी। थोड़ी सी क्या मतलब, काफ़ी दिक्कत आप लोगों को आएगी अगर आपने ग्रुप 1 पढ़ा ही नहीं है तो। ओके, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। आप आराम से अपना फ्री माइंड से DT एंड IDT प्रिपेयर करो, कोई बात नहीं। ग्रुप 1 अगर अभी तक दिया ही नहीं है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो आप लोग डेफिनेटली जाओगे ही ग्रुप 1 देने के लिए, तब देख लेंगे IBS को अगर नहीं हो पाएगा इस बार तो। ओके, बट अपने को डिमोटिवेट नहीं होना है ना, मैं आप लोगों को यहाँ डिमोटिवेट करने के लिए आई हूँ। इस वाले MTP को देख करके मुझे लगा कि ये लोग SPOM एंड ग्रुप 1 को भी काफ़ी वेटेज दे रहे हैं अदर देन DT एंड IDT। ओके, सो या अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं इस MTP को। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों केस स्टडी 1 एंड केस स्टडी 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3, 4 एंड 5th केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आ जाओ नीचे, हम लोग रिक्वायर्ड पार्ट रीड करेंगे एंड देखेंगे कि किन किन कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ओके, कॉन्सेप्ट आता होगा तो केस स्टडी अपीयर करेंगे, नहीं आता होगा तो छोड़ के केस स्टडी को अगले केस स्टडी पर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाफट से देखते हैं। मिस्टर एक्स इज वरीड दैट FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट इज गोइंग टू एक्सपायर इन द ईयर 22-23 itself. Which of the following statement is most appropriate regarding renewal of registration of trust and receipt of foreign contribution under FCRA Act? तो RTP का वीडियो अगर आपने देखा हो, RTP अगर आपने सॉल्व किया हो, तो उसमें भी FCRA एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन लिया जाता है ना, रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल से रिलेटेड एक क्वेश्चन उसमें भी हमने सॉल्व किया था। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन अगर इस डेट पर एक्सपायर हो रहा है ना, तो यहाँ से 6 महीने पहले वाला जो पीरियड है, इस वाले पीरियड में हम रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल की एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने ऑप्शंस जो दिए, इन्होंने यहाँ पर ना मंथ बताया है कि सितंबर 23 में इनको एप्लीकेशन देनी है रिन्यूअल की, जून में देनी है, सितंबर में देनी है। सो वी डोंट नो कि इनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कब हो रहा है। जब इनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा होगा उससे 6 महीने पहले इनको एप्लीकेशन देनी होगी। ओके, सो हमको केस स्टडी रीड करके ही इस क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएंगे, क्योंकि वी डोंट नो कि इनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर किस डेट पर हो रहा है। ओके, अभी हमने नोट कर लिया कि FCRA में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं दोस्तों, दैट Mrs. C has put forth her view on certain expenditure. However, she is unsure about the legal footings of her view and related matters described in case study. Which of the following statement is correct in this regard? कौन से एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं पता नहीं। थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना ऑप्शंस को, तो ऑप्शन में इन्होंने क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह का ये लोग लिख रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात लिख रहे हैं। ओके, सो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या बोला है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी करेक्ट रिगार्डिंग डिस्कशन अमंग ट्रस्ट मेंबर्स फॉर प्रपोज ट्रांसफर ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर कैरिंग आउट इट्स प्रोग्राम डिस्क्राइब्ड इन द केस स्टडी। इस क्वेश्चन के भी अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको FCRA एक्ट का नेम यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी FCRA एक्ट पर बेस्ड है दोस्तों, ओके। एंड यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। सो ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रीब्यूशन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है FCRA एक्ट में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, मिस्टर जी ऑफिशियल पियरर ऑफ ट्रस्ट हैज़ अप्रोच CA मधुसूदन टू सीक एडवाइस रिगार्डिंग मोडालिटीज ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट अंडर इनकम टैक्स लॉ। मतलब अभी ये किसकी बात कर रहे हैं, अब इनकम टैक्स लॉ में ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के बारे में पूछ रहे हैं। Which of the following advice rendered by CA Madhusudan is in accordance with provisions of law? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है, DT में से क्वेश्चन पूछा हुआ है। DT में से ट्रस्ट के टैक्सेशन से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, ओके। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा, सर्टिफिकेशन फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड बाय DBS इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर्स अंडर FCRA डिस्क्राइब्ड इन द केस स्टडी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये भी FCRA का क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग देख रहे हो, ये जो केस स्टडी है, इस केस स्टडी में ज़्यादातर क्वेश्चन इन्होंने FCRA से रिलेटेड पूछे हुए हैं, ओके। इसके बाद नीचे आ जाओ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा, सर्टेन मैटर्स हैव बीन हाईलाइटेड इन केस स्टडी विच मे हैव रेमिफिकेशंस फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट अंडर द FCRA एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन अंडर FCRA एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ मैटर्स, डिस्कस दोज मैटर्स, डू मैटर्स हाईलाइटेड इन केस स्टडी फॉल अमंग सच मैटर्स। मतलब क्या कह रहे हैं कि FCRA में ना, जब आप रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करवाते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है कुछ मैटर्स के ऊपर। सो केस स्टडी में क्या कुछ ऐसे मैटर्स हाईलाइट करे हुए हैं इन्होंने जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी कर सकती है रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के टाइम पर। सो ये भी FCRA से रिलेटेड ही क्वेश्चन है हमारा, चिंता मत करो, अभी हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। FCRA के जितने भी कॉन्सेप्ट इस केस स्टडी में पूछे हुए हैं ना, उनको मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद ही हम केस स्टडी रीड करना शुरू करेंगे, तो हमको थोड़ा सा इजी रहेगा केस स्टडी पढ़ते टाइम। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन 7 में क्या पूछा है इन्होंने दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ केस स्टडी व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड बाय CA मधुसूदन while assessing audit risk of DBS trust during the course of audit for financial year 23-24। ओके, ऑडिट रिस्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं इसके, दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट CA Madhusudan suspects that there may be non-compliances by NGO in relation to some aspects of FCRA. How he should proceed in such a situation? मधुसूदन को लगता है ऑडिट करते टाइम कि ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट ने FCRA एक्ट के कुछ एस्पेक्ट्स को कंप्लाई नहीं किया होगा, तो ऐसे केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ठीक है। ये भी देख लेंगे। ये पूरा क्वेश्चन किस पर बेस्ड हुआ, ये बेस्ड हो गया ऑडिट के ऊपर, ओके। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 में क्या पूछा इन्होंने, व्हाट शुड बी प्रॉपर एडवाइस ऑफ CA मधुसूदन टू मिस्टर जी रिगार्डिंग इम्प्लीकेशन ऑफ प्रपोज सेल ऑफ कैपिटल एसेट एंड एक्विजिशन ऑफ अनदर कैपिटल एसेट्स एज डिस्क्राइब्ड इन केस स्टडी। मतलब आपको याद हो ना अगर, तो ना DT में एक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये जो केस स्टडी है ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी, ठीक है। इतना तो हमको क्वेश्चंस पढ़ के समझ में आ गया। तो ये क्या बोल रहे हैं, DT में ना एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको याद हो, ट्रस्ट की टैक्सेबिलिटी में, कि अगर ट्रस्ट अपनी एक कैपिटल एसेट को सेल करती है एंड उसको सेल करके वो उसके सेल प्रोसीड से दूसरी कैपिटल एसेट परचेज कर लेती है, ओके। तो ये जो कैपिटल गेन लगा हुआ होता है इस वाली कैपिटल एसेट को सेल करने पर, ये माफ़ हो जाता है, मतलब इस पर टैक्स नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन लग रहा है, तो पहले केस स्टडी रीड कर लेंगे, उसके बाद आंसर दे देंगे, ठीक है।
सो यस, ये केस स्टडी थी हमारी। एंड इस केस स्टडी में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस किसके हैं, एफसीआरए एक्ट के हैं। ओके, सिर्फ 2 क्वेश्चंस इन्होंने डीटी के पूछे और 1 क्वेश्चन ऑडिट का पूछा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे ना दोस्तों, केस स्टडी रीड करने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा एफसीआरए एक्ट का एक ब्रीफ दे देती हूँ। एंड पूरा एफसीआरए एक्ट तो हम लोग यहाँ पर नहीं रिवाइज करने वाले हैं, सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे जो कि इस केस स्टडी में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि एफसीआरए एक्ट होता क्या है और इसको क्यों लेकर के आया गया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्यों लेकर के आया गया दोस्तों? फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को जब आप एक्सेप्ट करते हो तो उसके एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लेकर के आया गया। मतलब समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। मतलब क्या? मतलब सपोज कि आप बैठे हो यहाँ इंडिया में एंड आपको इंडिया के बाहर बैठे किसी पर्सन ने, आउटसाइड इंडिया बैठे किसी भी पर्सन ने आपको $5 लाख ट्रांसफ़र किए। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या देखना चाह रही है कि ये जो आपको $5 लाख दिए हैं इंडिया के बाहर बैठे किसी पर्सन ने, ये $5 लाख वाकई में जेन्युइन है या इन $5 लाख का इस्तेमाल इंडिया में वॉर टेंशन, कम्युनल टेंशन या फिर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जैसे कामों के लिए तो नहीं किया जाने वाला है। सो इसीलिए इन सभी रिसीट्स को एंड इन रिसीट को आप लेकर के किधर यूटिलाइज करने वाले हो, इनके यूटिलाइजेशन और इनके रिसीट से रिलेटेड गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बनाया। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब ऐसा समझ लो कि आपको कोई भी गुड्स, आर्टिकल यानी गुड्स वगैरह मिलते हैं या करेंसी मिलती है या कोई भी सिक्योरिटी अगर मिलती है किसी फॉरेन सोर्स से, फॉरेन सोर्स मतलब इंडिया के बाहर बैठे किसी पर्सन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को भी रेगुलेट करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है कि आप इंडिया के बाहर जाकर के किसी से अपनी खातिरदारी करवा रहे हो। वैसे तो खैर आपकी खातिरदारी आपके घर में भी नहीं होती, बाहर क्या होगी, लेकिन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब यही होता है कि आप इंडिया के बाहर जा रहे हो और आपकी कोई खातिरदारी कर रहा है, यानी आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव हुई है। ठीक है, आप खातिरदारी किससे करवा रहे हो? रिश्तेदारों से और भाई बहनों से नहीं भैया, वो तो करने से रहे हमारी खातिरदारी। खातिरदारी करवानी है हमको किसी फॉर्मल सोर्स से। ओके, कैजुअल वन नहीं होना चाहिए ये ऑफ़र हॉस्पिटैलिटी का, ये ऑफ़र होना चाहिए फॉर्मल। ओके, सपोज कि मुकेश अंबानी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया अपने यहाँ किसी सपोज कॉन्फ्रेंस में या किसी इवेंट में, एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ही मुकेश अंबानी का रहने खाने ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन सबका खर्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उठाया। तो इस एग्जाम्पल में मुकेश अंबानी को फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव हुई। ओके, तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या कि कोई ऑफ़र दिया जा रहा है आपको, दैट इज़ नॉट अ कैजुअल वन, फॉर्मल ऑफ़र होना चाहिए इन कैश और इन काइंड। किसी फॉरेन सोर्स से आपको ऑफ़र दिया जा रहा है। किस चीज़ का ऑफ़र दिया जा रहा है? कि आपके ट्रैवलिंग का खर्चा उठाने के लिए। कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो आप? फॉरेन कंट्री या किसी फॉरेन टेरिटरी में ट्रैवल करने का आपका कोई खर्चा उठा रहा है, या फिर उस फॉरेन टेरिटरी या फॉरेन कंट्री में बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा कोई फॉरेन सोर्स उठा रहा है ना, तो फिर ऐसे केस में माना जाएगा कि आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव हुई है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी अगर आपने एक्सेप्ट करी या आप उसको यूटिलाइज किस तरीके से कर रहे हो, इसको रेगुलेट करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है ना, तो आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना तभी अलाउ किया जाएगा जब आप एफसीआरए एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से होता है दोस्तों फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट में। एक होता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन और दूसरा होता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए ही आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक इवेंट है या सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, सिर्फ उसी से रिलेटेड आपको एक ही बार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है, बार बार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं करना, तो आप लेते हो टेम्पररी
रजिस्ट्रेशन। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसी पर्टिकुलर इवेंट और ट्रांजैक्शन के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए लिया जाता है। ओके दूसरा मेथड क्या होता है रजिस्ट्रेशन लेने का? परमानेंट रजिस्ट्रेशन। परमानेंट रजिस्ट्रेशन कौन लोग लेते हैं? ऐसे लोग जिनके पास में कोई डेफिनाइट प्रोग्राम है। डेफिनाइट प्रोग्राम का मतलब ये लोग ना रेगुलरली ही किसी कल्चरल एक्टिविटी में या किसी सोशल एक्टिविटी में, इकोनॉमिकल एक्टिविटी में, ओके या रिलीजियस या फिर एजुकेशनल एक्टिविटी वगैरह में, इन शॉर्ट किसी सोशल वर्क में या किसी भी तरीके के प्रोग्राम में इंगेज्ड है। एंड इनका जो प्रोग्राम है ना ये डेफिनाइट प्रोग्राम है। डेफिनाइट का मतलब इनको पता है कि ये किस चीज़ में इंगेज्ड है। ओके एंड इसी प्रोग्राम से रिलेटेड इनको एक बार नहीं बल्कि बार बार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने को पड़ सकता है। ओके तो ये लोग क्या करेंगे ना, ये लोग परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेंगे। परमानेंट रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है 5 साल के लिए। ठीक है, 5 साल के बाद क्या करना होता है, इनको रिन्यूअल करवाना पड़ता है इस रजिस्ट्रेशन का। रिन्यूअल कितने टाइम के अंदर अंदर करवाना होता है? एक्सपायरी से 6 महीना पहले रिन्यूअल करवाना होता है। मतलब सपोज़ अगर ये टाइमलाइन चल रही है, यहाँ अगर एक्सपायरी हो रही है तो ये लोग रिन्यूअल कब करवाएंगे? एक्सपायरी से पहले के जो 6 महीने हैं ना, इन 6 महीनों में इनको रिन्यूअल की एप्लीकेशन देनी होती है। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पीरियड में ये लोग रिन्यूअल करवा सकते हैं। ओके इसके बाद सुनो दोस्तों कि ये जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जब ये लोग देते हैं ना, या रजिस्ट्रेशन को जब भी रिन्यू करवाया जाता है, उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये लोग एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ना कुछ चीज़ों को चेक करती है, कुछ मैटर्स को इवेलुएट करती है, उसके बाद ही ये रजिस्ट्रेशन देती है। ओके कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मैटर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करती है, एंड उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन देती है इन लोगों को। क्या मैटर्स हैं दोस्तों, क्या कंडीशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करती है? रजिस्ट्रेशन देने से पहले या रिन्यू करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी कि जो पर्सन एप्लीकेशन दे रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए या ग्रांट ऑफ प्रायर परमिशन के लिए, ग्रांट ऑफ प्रायर परमिशन मतलब टेम्पररी वाला रजिस्ट्रेशन। ओके सो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना हो या परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेना हो, जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे रहा है ना, वो पर्सन नंबर 1 फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए। फिक्टिशियस मतलब ऐसा नहीं हो कि वो उस पर्सन का सिर्फ नाम ही नाम एग्जिस्ट करता है, फिजिकली ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके तो कोई फिक्टिशियस या बेनामी पर्सन नहीं होना चाहिए। नंबर 2 कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन कन्विक्टेड या प्रोसिक्यूटेड नहीं होना चाहिए। किन एक्टिविटीज़ में? ऐसी एक्टिविटीज़ में जिसमें इसने ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाया हो, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में ज़बरदस्ती किसी को कन्वर्ट करवाने की एक्टिविटी में ये पर्सन इंडल्ज नहीं होना चाहिए। ओके इसके अलावा ये जो पर्सन होता है ना, ये पर्सन कम्युनल टेंशन या डिसहार्मोनी क्रिएट करने के लिए भी प्रोसिक्यूटेड या कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। 4th कंडीशन क्या होती है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन फंड्स के डाइवर्जन या मिस यूटिलाइजेशन के लिए गिल्टी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये जो पर्सन है जो एप्लीकेशन दे रहा है ना, ये पर्सन अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए किसी भी वायोलेंट मेथड्स को यूज़ करने में इंगेज्ड नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके जो एंड्स हैं, इसके जो गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए इसको कोई वायोलेंट मेजर एडप्ट नहीं करना है। मतलब आराम से शांतिपूर्वक तरीके से काम करना है। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलते हैं ये लोग कि ये जो पर्सन एप्लीकेशन दे रहा है ना, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन को अपने पर्सनल गेन्स के लिए या अनडिज़ायरेबल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेगा। ओके और क्या बोला इन्होंने कि ये जो पर्सन है ये इस एक्ट के किसी भी प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन नहीं करेगा। ठीक है, फिर क्या बोला कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। क्या होता है FCRA में ना, कुछ पर्सन्स होते हैं जो पर्सन्स स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करे जाते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से। कुछ पर्सन्स के ऊपर रोक लगाई हुई होती है कि भैया आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो जो पर्सन एप्लीकेशन दे रहा है रजिस्ट्रेशन की, वो इन प्रोहिबिटेड पर्सन्स में से नहीं होना चाहिए। ओके
इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि जो भी पर्सन एप्लीकेशन दे रहा है ना, वो पर्सन उस एक्टिविटी में इंगेज्ड होना चाहिए जिसके लिए वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक ट्रस्ट है एंड ट्रस्ट क्या करती है, ट्रस्ट ना गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, एंड इस ट्रस्ट को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है। ये ट्रस्ट गई रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल करवाने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चेक करेगी कि ये बोल तो रही है कि मैं इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगी, लेकिन क्या वाकई में ये इस एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंडक्ट भी करती है या नहीं करती है। ओके, सो जब ये ट्रस्ट एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करती होगी ना, सिर्फ उसी केस में इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर कोई पर्सन टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के केस में भी देखना है कि ये जिस ट्रांजैक्शन को करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है, ये उस ट्रांजैक्शन को अंडरटेक करेगा भी या नहीं करेगा। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं कि ये जो पर्सन है जो एप्लीकेशन दे रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो पर्सन किसी और एक्ट में भी कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब ऊपर इन्होंने बोला कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन नहीं करोगे, और नीचे इन्होंने बोला फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट क्या, किसी भी लॉ के अगेंस्ट आप कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए। इसके बाद आगे क्या बोलते हैं कि अगर जो पर्सन एप्लीकेशन दे रहा है वो अदर देन इंडिविजुअल है, तो फिर उनके जो भी डायरेक्टर्स एंड ऑफिस बियरर है ना, वो किसी लॉ के अगेंस्ट कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए, एंड आप अदर देन इंडिविजुअल हो तो फिर आपके डायरेक्टर एंड ऑफिस बियरर्स कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए। इसके बाद आगे क्या बोलते हैं दैट आप जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने वाले हो ना, उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करने की वजह से इंडिया की सोवर्निटी इंटेग्रिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, इंडिया की सिक्योरिटी वगैरह या इकोनॉमिक इंटरेस्ट, साइंटिफिक इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इंडिया का पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इंडिया की फ्रीडम, फ्रेंडली रिलेशंस, हार्मोनी वगैरह अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के इंडिया में आप कोई भी कम्युनल टेंशन वगैरह क्रिएट नहीं करोगे इन सभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, समझ आया। इसके बाद क्या बोलते हैं, लास्ट चीज़, ये लास्ट कंडीशन क्या पुट करते हैं दोस्तों कि ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना, इससे आप कोई ऑफेंस नहीं क्रिएट करोगे और किसी भी पर्सन की फिजिकल सेफ्टी या लाइफ को एंडेंजर नहीं करोगे। मतलब इन शॉर्ट कुल मिलाकर के या ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप अगर एप्लीकेशन दे रहे हो रजिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहले जो बंदा रजिस्ट्रेशन दे रहा है एप्लीकेशन की, वो बंदा इमोरल नहीं होना चाहिए, वो सोशल पर्सन होना चाहिए, गलत बंदा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन को किसी भी इमोरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं करोगे, सोशल वेलफेयर के लिए ही आपको इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूज़ करना है। ठीक है, ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट जब आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देते हो तब भी चेक करती है, एंड जब आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन की तब भी चेक करती है, एंड इवन जिस ड्यूरेशन में आप रजिस्ट्रेशन होल्ड करते हो ना, उस ड्यूरेशन में भी अगर आप इन कंडीशंस को मीट नहीं करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाओ दोस्तों, ये तो बात रही रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। इसके बाद समझो कि ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपने एक्सेप्ट किया, समझो कि आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलना था, आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिया, कंडीशंस भी मीट कर दी, रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद में आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी रिसीव हो गया। अब आप इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूटिलाइज किस पर्पज़ के लिए कर सकते हो, किस पर्पज़ के लिए करोगे, जिस पर्पज़ के लिए आपने इस कंट्रीब्यूशन को रिसीव किया था ना, उसी पर्पज़ के लिए आप यूटिलाइज़ करोगे। मतलब जब आपने ये एप्लीकेशन दी होगी ना रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, ये जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी होगी ना, इसी एप्लीकेशन के टाइम पर आपको बताना पड़ता है कि किस पर्पज़ के लिए आप लोग इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूटिलाइज़ करोगे। ठीक है, तो जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पर्पस बताया था ना, उसी पर्पस के लिए आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूटिलाइज करना रहेगा।
ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला दोस्तों कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी यूज़ करने को नहीं दिया जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। नंबर 1 तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में आप यूज़ नहीं करोगे, और दूसरा क्या कि आप जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हो ना, इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन के 20% से ज़्यादा का अमाउंट आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए यूटिलाइज नहीं करोगे। मतलब अगर आपको 1000 करोड़ का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है तो 1000 करोड़ का 20% कितना आएगा दोस्तों, 200 करोड़ तक का ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे ज़्यादा का फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब अपने दिमाग में ना एक P&L फ्रेम करना शुरू करो। P&L में जितने भी खर्चे आते हैं ना, वो सारे खर्चे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डिफाइन कर दिए। मतलब आपकी सैलरी हो गई, वेजेस हो गई, ट्रेवलिंग के खर्चे हो गए, रेम्यूनरेशन के खर्चे हो गए, कॉस्ट टुवर्ड्स हायरिंग ऑफ पर्सनल्स, कंज्यूमेबल्स का खर्चा जैसे बिजली, पानी, टेलीफोन वगैरह के बिल, रिपेयर के बिल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिंग फंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा या अकाउंटिंग वगैरह का खर्चा, व्हीकल के रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे, कॉस्ट ऑफ राइटिंग एंड फाइलिंग रिपोर्ट्स, लीगल प्रोफेशनल चार्जेस, और अगर कोई प्रेमाइसिस है तो प्रेमाइसिस का रेंट, रिपेयर एंड एक्सपेंसेस ऑन अदर यूटिलिटीज़। मतलब कुल मिलाकर के P&L में जो भी खर्चों वाली साइड आती है ना, वो पूरी की पूरी खर्चों वाली साइड इन्होंने यहाँ पर उतार करके रख दी। ठीक है। सो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इसमें आप अपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन का 20% तक यूटिलाइज कर सकते हो। 20% से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते। ओके। आगे क्या आता है दोस्तों, एक चीज़ और सुनो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आपको रिसीव हुआ है ना, उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को आप किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं करोगे। किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं करोगे, चाहे ये जो पर्सन है जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ये पर्सन खुद भी रजिस्ट्रेशन होल्ड क्यों ना करता हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में, तब भी आप इस पर्सन को भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफ़र नहीं करोगे। ओके। इसके बाद क्या बोलते हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, whether it is permanent registration और it is temporary registration, तो आपको ईयरली इंटीमेशन प्रोवाइड करवानी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। इंटीमेशन किस फॉर्म में? फॉर्म FC4 में। क्या कंटेंट होते हैं इंटीमेशन के? इंटीमेशन में आप लोग अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लगाते हो, रिसीट पेमेंट अकाउंट लगाते हो, बैलेंस शीट लगाते हो, और उसके साथ में एक CA का सर्टिफिकेट भी लगाते हो। कब तक ये इंटीमेशन देनी होती है? इंटीमेशन देनी होती है फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 9 मंथ्स के अंदर अंदर। ठीक है। लेकिन अगर सपोज़ करो कि आपने रजिस्ट्रेशन, आपके पास जो है वो तो 5 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है। अब सपोज़ कि इन 5 सालों में किसी एक पर्टिकुलर ईयर में आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव ही नहीं किया था, तो क्या उस साल में भी आपको इंटीमेशन देनी होगी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को? हाँ दोस्तों, इंटीमेशन तो आपको देनी पड़ेगी। नील इंटीमेशन दे देना, लेकिन ये जो अटैचमेंट्स है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, रिसीट पेमेंट अकाउंट के, बैलेंस शीट के एंड CA सर्टिफिकेट के, ये अटैचमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटीमेशन तो, रिपोर्ट तो आपको देनी पड़ेगी। ओके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो आपसे इस केस स्टडी में पूछा हुआ है। इन सभी कॉन्सेप्ट को मैंने आपको पहले ही इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया ताकि जब हम आप केस स्टडी रीड करेंगे ना, तो हमको थोड़ा सा समझ में आएगी केस स्टडी। ओके। चलो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट प्रॉफिट एंटिटीज वर्किंग इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट। UN डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन डिफाइन करता है NGO को एज ये वेरी यूजलेस इंफॉर्मेशन। छोड़ दो इसको। क्या इन्होंने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा था क्या कि UN डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन NGO को किस तरीके से डिफाइन करता है? नहीं पूछा था ना, तो कोई मतलब ही नहीं है इस पैरा को रीड करने का। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे क्या बोलते हैं? NGO have become very influential and prominent in world affairs and a substantial chunk of overseas development aid is routed through NGOs. Our country also has a long history of society movements with organization working in diverse fields such as health, education, blah 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 blah. ये पैरा भी बिल्कुल यूजलेस है।
इस पैरा से रिलेटेड क्या हमको हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या? नहीं। अभी तक तो इन्होंने नाम ही इंट्रोड्यूस नहीं किया उस ट्रस्ट का जिस पे बेस्ड इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, अगले पैरा में आते हैं। अगले पैरा में क्या बोला? फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन इंडिया रेगुलेटेड अंडर FCRA एक्ट। पता है हमको, हमने समझ लिया, ठीक है, तो इसको भी छोड़ो। आगे आ जाओ इस वाले पैरा में। इस पैरा में क्या बोला इन्होंने कि DSP ट्रस्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रिजर्विंग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की फील्ड में काम करती है। इट हैज़ बीन वर्किंग ऑन एनवायरमेंटल इशूज सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स एंड इज़ वेरी वोकल एंड प्रोमिनेंट इन रेजिंग इशूज़। लेकिन इसके साथ साथ ये क्या बोलते हैं कि जो ट्रस्ट है ना, ये ओवर जीलियस है इन इट्स अप्रोच, और कभी कभी तो it has been accused of stalling crucial development projects in guise of protecting environment. Stalling का मतलब टालना, स्टॉलिंग का मतलब टालना। ओके, सो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है ना, ये एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में इंगेज्ड है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर क्रूशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं इंडिया में, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को टालने की कोशिश करती है इन द सेक ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, आगे क्या बोला? दैट इट ऑल्सो रिसीव, मतलब कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि एनवायरनमेंट के चक्कर में ये कंट्री का डेवलपमेंट नहीं करवाती। ओके, कंट्री के डेवलपमेंट में रोड़े अटकाती है। आगे क्या बोला? दैट इट ऑल्सो रिसीव सब्सटेंशियल फॉरेन डोनेशन फ्रॉम ओवरसीज एजेंसीज ट्रस्ट एंड इट्स वेल विशर्स, एंड सच डोनेशंस आर मेन सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर कैरिंग आउट एक्टिविटीज ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी इसको रिसीव होता है। आगे क्या बोलते हैं? दैट ऑफिस बेयरर ऑफ ट्रस्ट मैट ऑन 25th of March 2023 to take stock of situation arising from amendments to FCRA law. One of such office bearer, Mr. X, lamented about increased compliance burden and changes in manner about receiving foreign contribution. He was also worried that FCRA registration of their trust is going to expire in this year. ठीक है, इस साल एक्सपायर होने वाला है इनका रजिस्ट्रेशन, एंड मोडालिटीज ऑफ रिन्यूइंग FCRA रजिस्ट्रेशन मे हैव अंडरगोन चेंज ड्यू टू चेंज इन लॉ एंड रूल। ऑन क्लोजर परयूजल उनको क्या पता चला कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है ये कब एक्सपायर होगा? 31 दिसंबर को एक्सपायर होगा। ठीक है, तो इनको अप्लाई कब करना चाहिए रिन्यूअल के लिए? 6 महीना पहले से, 6 महीना पहले यानी कि 30th जून से 31 दिसंबर के बीच में इनको अप्लाई कर देना चाहिए। ओके, आगे आते हैं। आगे क्या बोलते हैं? अनदर ऑफिस बियरर मिसेस सी, हु इज हरसेल्फ एन एक्टिविस्ट, पॉइंटेड आउट दैट लेजिस्लेशन हैज टाइटन्ड नोज अराउंड NGOs receiving foreign contribution, making it difficult for them undertake certain types of work and incur certain expenses। ठीक है, आगे ये क्या बोलती है? इसको लगता है कि ये जो एक्सपेंडिचर है रिलेटेड टू राइटिंग एंड फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स, ये डायरेक्टली रिलेटेड है टू द ट्रस्ट एक्टिविटी ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड मे बी आउट ऑफ द परव्यू ऑफ रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस। मतलब रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या लगे थे? वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वाले। ठीक है, याद आया? ये वाले जो लगे थे ना दोस्तों रेस्ट्रिक्शन, इन रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, 20% वाले। तो ये क्या बोलती है? इसको लगता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ राइटिंग एंड फाइलिंग रिपोर्ट्स है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं है, ये तो ट्रस्ट की एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो गलत बोल रही है ना, कॉस्ट ऑफ राइटिंग एंड फाइलिंग रिपोर्ट्स तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है। सो डेफिनेटली इसके ऊपर 20% का रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वाला जो क्वेश्चन इन्होंने एक पूछा था MCQ, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है। इसके बाद मिस्टर वाई ऑल्सो एग्रीड विद बोथ ऑफ देम एंड ओपाइंड दैट फील्ड प्रोग्राम्स कैन नॉट बी रन without system and procedure in place for supervision, management policy, design and strategy. He heard about the changes in rules relating to transfer of foreign contribution to other NGOs. Transfer of foreign contribution से related point आ गया यहाँ पर। ठीक है, अबाउट 5 years अगो ट्रस्ट ने ट्रांसफ़र किया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक स्मॉल NGO को, हैविंग बेटर रीच टू द इंटेंडेड बेनिफिशियरी प्रोग्राम रन बाय द ट्रस्ट। कर सकता था क्या? अलाउड था क्या? नहीं था अलाउड।
ओके, सो ये तो इन्होंने गलती कर दी यहाँ पर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को ये लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, मतलब इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रोविज़न का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। समझ आई बात? ठीक है। एंड जब हम लोगों ने ये पढ़ा था ना यहाँ पर, ये जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी रजिस्ट्रेशन की, तब हमने क्या देखा था कि ये जो पर्सन है ना, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के किसी भी प्रोविज़न का कॉन्ट्रावेंशन नहीं करेगा, बट इसने तो कर दिया, यानी इसने रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई नहीं किया। ओके, चलो आगे क्या बोलते हैं, दैट द ऑफिस बियरर वर इन अ फिक्स वेदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड कैन बी ट्रांसफर टू अनदर एनजीओ फॉर रनिंग प्रोग्राम्स ऑफ ट्रस्ट नाउ, तो ये लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ओके, आगे आ जाओ, आगे क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग मीटिंग मिस्टर जी ऑल्सो चिप्ड इन, he also reminisces that there had been changes in rules pertaining to registration of charitable trust under income tax law in recent past, and new procedure of registration was complied with by trust in 2021 by filing application in form 10A। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म 10A में दे करके इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया इन 2021। इन्होंने रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन में लिया होगा, सेक्शन 12AB। ठीक है, मतलब इन्होंने इनकम टैक्स के सेक्शन 12AB में भी रजिस्ट्रेशन ले लिया। ओके, आगे क्या बोलते हैं, हाउएवर ही वांट्स टू क्लियर अबाउट द modalities of renewal of registration under income tax law whenever it falls due for renewal next time. Beside, trust is also planning to sell during financial 23-24 an immovable property, यानी ये वो कैपिटल एसेट को सेल करने से रिलेटेड वाला पार्ट आ गया। ओके, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये ना इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने का प्लान कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, एंड जितना भी प्रोसीड होगा होल ऑफ द कंसिडरेशन ये लोग दूसरी कैपिटल एसेट को एक्वायर करने में इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, इन्होंने कोई न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कराई, इसका मतलब जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से रिलेटेड, वो एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे क्या बोलते हैं, दैट द ट्रस्ट हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड न्यू ऑडिटर एंड टैक्स कंसल्टेंट CA Madhusudan. Mr. Z is of the view that they should consult their tax consultant in respect of these matter for necessary guidance. Okay, CA Madhusudan has also to audit account of foreign contribution for financial year 23-24, and CA Madhusudan को एक सर्टिफिकेट भी बना करके देना था with respect to the foreign contribution brought forward। कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन ब्रॉड फॉरवर्ड किया इन्होंने, कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन इस साल रिसीव किया, इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट कितनी एक्रियू हुई, इसके अलावा बैलेंस्ड कितना बचा अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन का। फिर इनको ये भी सर्टिफाई करना है कि इन्होंने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया उसको यूटिलाइज किस पर्पज़ के लिए किया। ओके, सो या दैट इज़ इट इन द केस स्टडी। ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर वापस से आते हैं और फटाफट से हम लोग आंसर मार्क करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था कि रिन्यूअल कब करवाना पड़ेगा, इनको कब करवाना पड़ेगा दोस्तों, 30 जून को रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, दो ऑप्शन में 30 जून दिख रहा है यहाँ पर। एक ऑप्शन में क्या बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल की एप्लीकेशन देनी किसके अंडर है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या दूसरे में बोलते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो किस मिनिस्ट्री के अंदर एप्लीकेशन देनी होती है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बी शैल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चेक कर लो, यस। ठीक है, आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऑप्शंस में इन्होंने क्या दिया कि एक्सपेंडिचर ऑफ टाइप रेफर्ड बाय मिस्टर सी इज इन द नेचर ऑफ administrative expenses and trust cannot defray an amount in excess of 50%। नहीं रे, 20% होता है, तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकंड में आ जाओ, expenditure of type referred by Mrs. C is not in nature of administrative expenses, incorrect option। Administrative of type referred by Mrs. C is in the nature of administrative expenses and trust cannot defray an amount in excess of 20% of such foreign contribution received in financial year to meet administrative expenses। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, C shall be the correct option।
ठीक है, आगे आ जाओ। आगे क्या बोलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन 3 में उन्होंने बोला था कि ये कंट्रीब्यूशन को, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे, तो क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऑप्शंस में इन्होंने क्या दिया? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड कैन बी ट्रांसफर्ड, इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड कैन बी ट्रांसफर्ड, incorrect. Option number C, foreign contribution cannot be transferred to any other person. It is immaterial whether such person is FCRA registered or not. So correct option क्या होगा? C is the correct option. Okay. Yes. आगे आ जाते हैं दोस्तों। समझ नहीं आ रहा हो तो रिवाइंड करके देख लेना, और समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। क्वेश्चन 4 पर आते हैं। क्वेश्चन 4 में इन्होंने क्या बोला था? इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने से रिलेटेड पूछा था। ऑप्शंस में इन्होंने क्या दिया? दैट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज टू बी मेड इन फॉर्म नंबर 10B, 10AB, 10AB या 10B। कौन सा फॉर्म होता है? बोलो, कौन सा फॉर्म होता है? फॉर्म नंबर 10AB। ओके, तो फॉर्म नंबर तो 10AB होगा, यानी अब बी और सी वाले ऑप्शन को रीड करते हैं। बी ऑप्शन में क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन is to be made in form 10AB at least 6 months prior to the expiry date of registration। मतलब वही FCRA वाली, इसमें भी टाइमलाइन चलती है। फर्दर कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर FCRA is mandatory with application as DBS is registered under FCRA Act। क्योंकि DBS FCRA एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो क्या इसको इनकम टैक्स के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाते टाइम FCRA वाले रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी लगानी पड़ेगी क्या? हाँ, लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है ना, इसीलिए इसको लगानी पड़ेगी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी शैल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यस। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन 5 में क्या बोलते हैं कि सर्टिफिकेशन लेना था चार्टर्ड अकाउंटेंट से FCRA एक्ट में, तो सर्टिफिकेशन से रिलेटेड क्या ऑप्शंस इन्होंने दिए? सच सर्टिफिकेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ FC4, FC4, FC2 या FC2। कौन सा फॉर्म होता है? यहाँ देखा था ना हमने, कौन सा फॉर्म होता है दोस्तों? फॉर्म FC4 होता है, ठीक है, फॉर्म FC4 होता है। सो अब यहाँ पर क्या करना है? हमको ए और बी वाले ऑप्शंस रीड करने हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या बोलते हैं? दैट सच सर्टिफिकेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ FC4 विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड एनुअल रिटर्न। इट हैज़ टू बी अपलोडेड ड्यूली accompanied बाय बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। However, if there is no receipt or utilization of foreign contribution during the year, certificate of chartered accountant, audited statement of accounts are not required to be uploaded. However, submission of a nil return even in such case is mandatory। Absolutely correct answer। ठीक है, यही तो हमने यहाँ देखा था कि ये सारे अटैचमेंट लगाने की नीड नहीं होती है, लेकिन एनुअल रिटर्न तो भरना पड़ेगा, निल रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं आंसर को। यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे आ जाओ दोस्तों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा था? यहाँ तो इन्होंने बात करी थी रिन्यूअल जब होता है रजिस्ट्रेशन का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन मैटर्स के ऊपर इंक्वायरी करती है। सारे वही मैटर्स हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, सारे के सारे वही मैटर्स हैं। अब आप लोग क्या करना, इसका आंसर एक बार खुद रीड कर लेना। डिटो यही आंसर आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, तो मैं रीड करवा के क्या करूँगी, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। ऑलराइट, तो एक बार खुद से रीड कर लेना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ केस स्टडी, व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड बाय CA मधुसूदन while assessing audit risk of DBS trust during course of audit of financial year 23-24। मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मधुसूदन जब इस ट्रस्ट का ऑडिट कर रहा है, तो उसको ऑडिट रिस्क असेस करते टाइम किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। सुनो, ये जो DBS है ना, ये DBS फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने में इंगेज्ड है। ठीक है, ये क्या करता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करता है। एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन अपने आप में ही एक इनहेरेंट रिस्क पोजेस करता है।
क्यों? क्योंकि पता नहीं है ना कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाकई में ये अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करेगा, या इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन से ये लोग कोई मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी करने वाले हैं, या कंट्री में कोई वॉर, टेररिज्म या फिर कम्युनल टेंशन को प्रमोट करेंगे। ठीक है, सो इसीलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन का ऑडिट करते टाइम इनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन में एक इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने की वजह से इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के जो भी रूल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको ये लोग कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको भी इनको देखना है। ठीक है, तो ऑडिटर को क्या चेक करना पड़ेगा कि इन्होंने कुछ कंट्रोल्स वगैरह मेंटेन करे हैं अपने एनजीओ में या नहीं करे हैं। ये चीज़ चेक करने के लिए कि इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई किया है या नहीं किया है। ओके, सो ये हो गया कंट्रोल रिस्क जो इनको इवैल्यूएट करना है। ओके, इसके बाद ये लोग क्या देख सकते हैं दोस्तों कि क्योंकि ये ट्रस्ट जो है, ये ट्रस्ट इंगेज्ड है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने में एंड सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह को करने में, तो ऑडिटर जब भी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स अपने अडॉप्ट करेगा ना, जब भी वो सैम्पल निकाल रहा है, देखो ट्रस्ट के केस में एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन के केस में तो हर एक ट्रांजैक्शन ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, सो अब जब ऑडिटर सैम्पलिंग करेगा, सैम्पलिंग प्रोसीजर्स अप्लाई करेगा, तो उसको अप्लाई करते टाइम कहीं ये कोई डिटेक्शन रिस्क ना कर दे, कहीं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई होने से ना रह जाए, कोई इनएप्रोप्रिएट कंक्लूजन ये ऑडिटर ड्रॉ ना कर ले, उसकी वजह से इसका डिटेक्शन रिस्क भी काफ़ी हाई रहेगा। ओके, सो यही तीनों कैटेगरी के रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, जिसको इस ऑडिटर को ध्यान में रखना है। ओके, इसके बाद इन्होंने बी क्वेश्चन में क्या पूछा था दोस्तों, बी पार्ट में इन्होंने पूछा था दैट अगर ऑडिटर ये सस्पेक्ट करता है कि कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजंस को एनजीओ कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ऑडिटर को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए दोस्तों? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इज़ अ लॉ है ना। जब लॉ का ये लोग कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, तो ये किस ऐसे में गवर्न होगा? ऐसे 250 में गवर्न होगा। ठीक है, ऐसे 250 के हिसाब से इसको, इस सिचुएशन को डील करना है। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर ना TCWG को एंड मैनेजमेंट को इस नॉन कंप्लायंस के बारे में इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, एंड TCWG एंड मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर ये जो TCWG एंड मैनेजमेंट है, ये ऑडिटर को बोलते हैं कि भाई हमने कोई नॉन कंप्लायंस नहीं किया है, हमने तो सारे लॉ को कंप्लाई किया है, और ये TCWG और मैनेजमेंट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं कंप्लायंस से रिलेटेड, या एज अ प्रूफ कि इन्होंने कोई नॉन कंप्लायंस नहीं किया है, तो फिर तो ऑडिटर अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन सपोज कि अगर इन TCWG एंड मैनेजमेंट से ऑडिटर ने डिस्कशन किया एंड इन TCWG एंड मैनेजमेंट में कोई सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं प्रोवाइड करवाई रिलेटेड टू द कंप्लायंस ऑफ लॉ, सो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा ना, ऑडिटर नंबर 1 तो लीगल एडवाइस ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है, लीगल एडवाइस ऑब्टेन करने के अलावा ऑडिटर क्या कर सकता है? ऑडिटर असेस करेगा इस नॉन कंप्लायंस के इम्प्लीकेशन को ऑन अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर ऑडिटर ने मैनेजमेंट से कोई रिप्रेजेंटेशन वगैरह लिए थे, ठीक है, या ऑडिटर ने अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स फॉलो किए थे, तो इनके ऊपर नॉन कंप्लायंसेस का क्या इम्पेक्ट रहने वाला है, क्या इम्प्लीकेशन रहने वाला है, उसको भी ऑडिटर को असेस करना पड़ेगा। एंड तीसरी चीज़ जो ऑडिटर कर सकता है वो क्या है? ऑडिटर अपने ओपिनियन के ऊपर क्या इम्पेक्ट एंड इम्प्लीकेशन रहने वाला है इस नॉन कंप्लायंसेस का, अपने ओपिनियन को भी इवैल्यूएट करेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑडिटर करेगा नॉन कंप्लायंसेस ऑफ लॉ के केस में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इन्होंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बेस्ड था कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से रिलेटेड। ओके, DT में क्या इम्प्लीकेशन आएगा अगर कैपिटल एसेट को ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं एंड दूसरी कैपिटल एसेट एक्वायर कर लेते हैं उसी के प्रोसीड से, तो DT में क्या इम्प्लीकेशन आता है दोस्तों? DT में ना क्या बोला जाता है कि अगर एक ट्रस्ट अपनी किसी कैपिटल एसेट को सेल करती है
एंड सेल पे इसको होता है कैपिटल गेन, ठीक है। लेकिन इस ट्रस्ट ने क्या किया, ये जो सेल प्रोसीड्स थे, इन सेल प्रोसीड्स की मदद से इसने एक दूसरी कैपिटल एसेट परचेज कर ली। ओके, तो ये जो कैपिटल गेन इस ट्रस्ट को हुआ था इस वाली एसेट को सेल करने पर, ये कैपिटल गेन माफ़ हो जाता है, इस पर टैक्स नहीं लगता। ऐसा माना जाता है कि इस ट्रस्ट ने इन सेल प्रोसीड्स को अपनी एक्टिविटीज़ में ही यूटिलाइज कर लिया, इसीलिए इस कैपिटल गेन को हम लोग माफ़ कर देते हैं, ठीक है। बट ये जितने भी सेल प्रोसीड्स इस कैपिटल एसेट को सेल करके रियलाइज्ड हुए थे, अगर ये लोग सारे के सारे सेल प्रोसीड्स को यूटिलाइज करके नई कैपिटल एसेट परचेज कर लेते हैं तो फिर तो सारा का सारा कैपिटल गेन माफ़ हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ कुछ सेल प्रोसीड्स को ही यूटिलाइज किया जाता है नई एसेट को परचेज करने के लिए, तो फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन को ही माफ़ किया जाता है, ठीक है। सो बस यही है इसके आंसर में भी। ओके, यहाँ पर इन्होंने पूरे सेक्शन 11 सबसेक्शन 1A को एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ इन्होंने क्या बोला कि अगर होल ऑफ द कंसिडरेशन को यूटिलाइज किया जाता है तो सारा का सारा कैपिटल गेन माफ़ हो जाएगा, एंड अगर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन को यूटिलाइज किया जाता है सिर्फ प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन को ही माफ़ किया जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या कर लेना, इसको आप लोग रीड कर लेना। ओके, एक ब्रेक ले लो 5 मिनट का, मैं भी ले लेती हूँ, उसके बाद में हम लोग केस स्टडी 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ जी, सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलिए केस स्टडी 2 सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आ जाओ। केस स्टडी 2 थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ी सी ही लेंदी है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। चलो, MCQ 1 में क्या बोलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू regarding Keyman insurance policy? Option 1, any sum received under Keyman insurance policy is taxable in the hands of Fresh Foods. Fresh Foods क्या है? We can assume that Fresh Food is an entity, ठीक है। कोई एंटिटी ही होगी ना, किसी पर्सन का नाम तो होगा नहीं फ्रेश फूड। तो अगर फ्रेश फूड को कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी सम मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा क्या? हाँ दोस्तों, वो तो PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, सो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया, इंश्योरेंस पेड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पर्टेनिंग टू लाइफ ऑफ पार्टनर्स ऑफ फ्रेश फूड इज डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। येस ऑफ कोर्स इट इज़ डिडक्टेबल। ओके, थर्ड ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला, दैट बोनस रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फ्रेश फूड्स। ये भी ठीक बोल रहे हैं, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। सो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब इनकरेक्ट क्या है इसमें से। तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने ऑप्शंस क्या दिए, ऑप्शन में इन्होंने इनकरेक्ट या नन ऑफ द अबव नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। इन्होंने 1 2 1 3 1 2 3 ओनली 2 इस तरीके के ऑप्शन दे दिए, एंड इन्होंने करेक्ट ऑप्शन बोल दिया सी को, यानी 1 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। भाई ये तो देख लो कि इन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने पूछा था गलत क्या है। ये तो तीनों सही है, इन्होंने ये नहीं पूछा था कि सही क्या है। ओके, सो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने आंसर। आप लोग भी एक बार देख लेना, ठीक है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में लिख देना कि नहीं मैम इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होना है, ओके। एंड अगर मैं सही हूँ तो लिख देना कि हाँ मैम सही बोल रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा गलती करी है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 में इन्होंने क्या बोला, फ्रेश फूड हैज़ अप्रोच्ड इंडी बैंक लिमिटेड फॉर टर्म लोन ऑफ 5 करोड़। फॉर दिस दे नीड टू सबमिट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, फ्रेश फूड हैज़ अप्रोच CANL फॉर एग्जामिनेशन ऑफ prospective financial statement that it has prepared. Which of the following statement is not true? नॉट ट्रू लिखा है, रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय CANL, ठीक है। CANL नीड नॉट बी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ फ्रेश फूड टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट टू एग्जामिन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने से रिलेटेड इन्होंने काम पकड़ा CANL ने, ठीक है। तो क्या CANL को स्टैट्यूटरी ऑडिटर होना ज़रूरी है क्या फ्रेश फूड का? अगर CANL को फ्रेश फूड के प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है तो नहीं,
ज़रूरत नहीं होती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर होने की। सो दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, आगे आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला, CA अनिल कैन एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन वेदर द रिजल्ट्स शोन इन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैन बी अचीव्ड और नॉट। बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इस तरीके का कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकता है एक CA। ओके, थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं दोस्तों, दैट CA अनिल कैन वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ प्रोजेक्शंस। भाई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करना है क्या? तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, फोर्थ में क्या बोला, CA अनिल शुड कंसीडर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंसीडर्ड बाय द पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर एडिक्वेसी, रिलायबिलिटी, इंक्लूडिंग डेटा डिराइव फ्रॉम थर्ड पार्टीज एटसेट्रा एटसेट्रा। यस ऑफ कोर्स, ये तो कर सकता है ना, कर सकता है क्या है, बल्कि करेगा। उसको चेक तो करना ही चाहिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को। जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, उस इंफॉर्मेशन के सोर्स को CA चेक तो करेगा ना। ठीक है, सो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, D शैल बी द करेक्ट ऑप्शन। सही बोला मैंने? नहीं बोला भाई, सही कहाँ सो रहे हो तुम लोग। इन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने पूछा था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। गलत तो 2 और 3 है ना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, B शैल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इस तरीके की सिली मिस्टेक अपने एग्जाम में करके मत आना। B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये इनकरेक्ट है। ओके, क्वेश्चन 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन 3 में क्या बोला इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी ट्रू। वापस से ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। वुड नॉट बी ट्रू एज रिगार्ड प्रोडक्ट प्राइसिंग फॉर इंडिविजुअल फूड आइटम्स। फूड आइटम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरीके से डिटरमाइन करनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सो आई थिंक कि इसके लिए हमको पहले केस स्टडी रीड कर लेना चाहिए। केस स्टडी में जो भी सिचुएशंस होंगी, उन सिचुएशन के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे कि कैसे इनको प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखनी है। ठीक है, कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट प्राइसिंग से रिलेटेड। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन 4 पर आते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोला, अरे कहाँ पहुँच जाता है यार ये। क्वेश्चन 4 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कौन सी होगी। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज जो आपके प्रोडक्ट साइकिल में अगर होंगी तो वो कस्टमर को कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवाएंगी, कस्टमर को कोई सेटिस्फेक्शन उन एक्टिविटीज से नहीं मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला इन्होंने, इंस्पेक्शन ऑफ फूड आइटम्स ऑन अ रेगुलर वीकली बेसिस टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेट। क्या ये एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी है? क्या इंस्पेक्शन को अगर हम बार बार करवा रहे हैं तो इससे प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड होगी क्या? नहीं होगी। अरे आपको इंस्पेक्शन करने की नीड ही क्यों पड़ रही है? आप अपने ऐसे सप्लायर्स से गुड्स खरीदो ना, आप अपने सप्लायर्स टॉप क्लास के रखो कि आपको इंस्पेक्शन में टाइम वेस्ट करने की और पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, सो इसलिए इंस्पेक्शन इज़ नॉट अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी। आगे आते हैं, आगे इन्होंने क्या बोला, दैट यूजिंग काइजन कॉस्टिंग मेथडोलॉजीज टू रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम इन डिलीवरिंग द ऑर्डर टू द कस्टमर। मतलब आप काइजन कॉस्टिंग मेथडोलॉजी को फॉलो करके अपना डिलीवरी टाइम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो डिलीवरी टाइम रिड्यूस करने से क्या कस्टमर को कोई वैल्यू मिलेगी, क्या कस्टमर को कुछ खुशी प्राप्त होगी क्या? हाँ ना, होगी ना। अगर आज आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो अमेज़ोन पे एंड वो ऑर्डर कल ही आपके पास डिलीवर हो जाता है तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन वही ऑर्डर अगर आपके पास 1 वीक के बाद डिलीवर अगर किया जाता है तो आपको बड़ा इरिटेशन होता है। ठीक है, आपकी प्रेफरेंस क्या रहती है कि मैं एक ऐसे सेलर से माल मतलब गुड्स परचेज करूं जो मुझे जल्दी से जल्दी यानी कि अर्ली डिलीवरी दे सके। ओके, सो अगर आप काइजन कॉस्टिंग मैथडोलॉजी को फॉलो करके अपना टर्न अराउंड टाइम, डिलीवरी टाइम वगैरह रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, सो डेफिनेटली ये वैल्यू ऐड करेगी। ओके, इसके बाद क्या बोलते हैं, रीडूइंग द फूड आइटम्स एज दे डिड नॉट मैच द कस्टमर स्पेसिफिकेशन। तुमने कस्टमर के स्पेसिफिकेशन को मैच नहीं किया, अब तुम अपने आइटम को वापस बनाने में लगे हो। इससे कस्टमर को कोई वैल्यू मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। उल्टा कस्टमर तो तुमसे नाराज़ हो जाएगा, तुमने कस्टमर के हिसाब से क्यों नहीं प्रोडक्ट बनाया अपना। ठीक है, सो ये एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, ये भी एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है।
ओके, दिस वॉज अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी। इसके बाद स्टेटमेंट 4 में क्या बोले, वेट टाइम ऑफ बैच ऑफ फूड आइटम फॉर बेकिंग प्रोसेस। वेट टाइम से क्या कोई वैल्यू ऐड होगी? नहीं होगी। वेट टाइम का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने का जो ये टाइम है, ये टाइम को हम बोलते हैं वेट टाइम। इसको हमको रिड्यूस करने की कोशिश करती रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, इससे प्रोडक्ट में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। सो 3 इसमें नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड योर फोर्थ। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सॉरी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए शैल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यस, ठीक है। थर्ड हमने अभी होल्ड पे रखा है। ओके, आगे आ जाओ, फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, द पार्टनर्स हैव आइडेंटिफाइड 13 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स फॉर फ्रेश फूड्स लाइक ट्रैकिंग मेन्यू ऑफरिंग्स दैट मैक्सिमाइजेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सर्विस रिलेटेड पैरामीटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का मतलब क्या? मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकते हो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो टारगेट्स हैं एंड गोल्स हैं, उनको आप अचीव कर सकते हो। इनको बोलते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट CSF। चलो, एक क्वेश्चन तो आया जिसमें इन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया, वरना अभी तक तो उल्टे उल्टे ही सवाल कर रहे थे ये। चलो, ऑप्शंस में क्या दिया इन्होंने, दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग कॉस्ट। क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं क्या? नहीं यार, कॉस्ट को रिड्यूस करना आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मेनली आपके ऑर्गेनाइजेशन की पूरी के पूरे सक्सेस से रिलेटेड बात करते हैं। ओके, बी ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया, सिंस दीज फैक्टर्स आर फंडामेंटल टू स्ट्रैटेजिक सक्सेस। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सी में क्या बोलते हैं, दीज फैक्टर्स नीड टू बी ओनली फाइनेंशियल फैक्टर। नहीं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे इन्होंने अभी क्वेश्चन में क्या लिखा कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या माना है, ट्रैकिंग मेन्यू ऑफरिंग्स और कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह, या कस्टमर से रिलेटेड पैरामीटर्स। तो क्या मेन्यू ऑफरिंग्स को ट्रैक करना, मेन्यू ऑफरिंग्स यानी कि आपके मेन्यू में से कस्टमर क्या क्या चीज़ें ज़्यादातर ऑर्डर कर रहा है, सो मेन्यू ऑफरिंग्स को ट्रैक करना क्या एक फाइनेंशियल क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है क्या? नहीं। ओके, सो इसलिए दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। डी में क्या बोलते हैं, दैट दीज फैक्टर्स कंसंट्रेट ऑन अचीविंग शॉर्ट टर्म गोल्स। नहीं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने में हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि ये तो आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और ऑब्जेक्टिव्स है ना, उन सभी लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो, यस, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्या पूछ रहे हैं ये लोग, calculate the book profit of the partnership for the purpose of calculation of allowable deduction for salary paid to partners as per income tax act। एंड सेकेंड पार्ट में क्या पूछा, अलाउबल डिडक्शन फॉर सैलरी पेड टू पार्टनर्स। मतलब तुमको DT में वो पार्टनरशिप के टैक्सेशन से रिलेटेड चैप्टर याद है, उसमें कैलकुलेट करते हैं ना बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट क्या होता है, बुक प्रॉफिट निकाला जाता है सैलरी में हमको कितना डिडक्शन अलाउ करना है, उस डिडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए बुक प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला कि बुक प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके बता दो और अलाउबल डिडक्शन कितना दिया जाएगा सैलरी का, वो डिडक्शन भी कैलकुलेट करके बता दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने अपने DT में सॉल्व करे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7th में क्या पूछते हैं, फ्रेश फूड्स इज इन द सर्विस इंडस्ट्री वेयर इट इज एसेंशियल टू लिंक स्ट्रैटेजी टू मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। द पार्टनर्स वुड लाइक टू हैव अ फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। अगर SPOM पढ़ा होगा, कॉस्ट पढ़ा होगा, तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल भी पढ़ा होगा,
बट आपने पढ़ा ही नहीं है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, क्योंकि आपने SPOM नहीं पढ़ा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग अभी इसको समझ लेंगे अच्छे से। ओके, क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, सिंपली बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को इवेलुएट करना है, डायमेंशंस बताने हैं, स्टैंडर्ड्स बताने हैं एंड रिवॉर्ड्स बताने हैं। मतलब कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में ना 3 तरीके के एस्पेक्ट से हम अपने परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, डायमेंशन, स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। उन्हीं तीनों को करंट केस स्टडी से लिंक करके इनको आंसर प्रोवाइड कराना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक तो हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, DT वाले को, और जो इन्होंने MCQ पूछा था MCQ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, उसके बाद में हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को समझेंगे और फिर हम लोग केस स्टडी को रीड करेंगे एंड साथ के साथ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं उनको मार्क करते हुए चलेंगे। जैसा हमने, अगर आपको याद हो, आरटीपी में था बैलेंस स्कोर कार्ड, उसमें भी हमने यही किया था, पहले समझा था बैलेंस स्कोर कार्ड को, उसके बाद केस स्टडी रीड करते गए थे एंड साथ के साथ मार्क करते गए थे कि कौन सा वाला पॉइंट बैलेंस स्कोर कार्ड के किस पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। ठीक है, वही हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो सबसे पहले केस स्टडी रीड करते हैं, जैसे कि DT का आंसर समझ में आ सके। Okay, Fresh Foods is a popular fast food joint in Bangalore. It was formed by the partnership of 3 friends, Ajay, Biren and Chand. ठीक है, बड़ा खूबसूरत नाम है इनका। तो अजय और बीरेन वर्किंग पार्टनर्स हैं और चांद जो है नॉन वर्किंग पार्टनर है। ठीक है, चांद बैठे बैठे अपनी चांदनी को निहारता है, काम नहीं करता। फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 फ्रेश फूड्स रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 30 lakhs। मतलब इन्होंने तो केस स्टडी शुरू करते ही वो DT वाले क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी। चलो बढ़िया है, टाइम सेव होगा। सो नेट प्रॉफिट इन्होंने कितने का बोला, 30 लाख का। बिफोर द फॉलोइंग डिडक्शंस, सैलरी 50-50 हज़ार रुपये पर महीना दी जाती है अजय और बीरेन को, और सैलरी 10,000 रुपये पर महीना दी जाती है चांद को। ठीक है, दीज पेमेंट्स हैव बीन ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का सेक्शन 32 के हिसाब से 5 लाख का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% पर एनम की दी जाती है। कैपिटल कितना है, अजय का 10 लाख का, बीरेन का 10 लाख का और चांद का 50 लाख का। बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दी है उस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। तो फटाफट से बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करो। चलो आ जाओ, बुक प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट इन्होंने कितना दिया है दोस्तों, नेट प्रॉफिट इन्होंने हमको दिया 30 लाख का। ओके, इसमें से ना डेप्रिसिएशन लेस कर दो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, सेक्शन 32 के हिसाब से 5 लाख का डेप्रिसिएशन इन्होंने बताया था। एंड इसके बाद में आप इंटरेस्ट लेस कर दो जितना अलाउड होगा इनकम टैक्स एक्ट में। कितना इंटरेस्ट अलाउड होता है, 12% पर एनम का इंटरेस्ट अलाउड होता है। इन्होंने तो 15% पर एनम का इंटरेस्ट दिया हुआ है। ये क्या हो गया, मार्किंग चली गई, चलो कोई नहीं। सैलरी 50 लाख की थी, नेट प्रॉफिट 30 लाख का था, डेप्रिसिएशन 5 लाख का था एंड इंटरेस्ट 15%। कैपिटल अजय का 10 लाख, बीरेन का 10 लाख और चांद का 50 लाख। ठीक है, हाँ, इन्होंने इंटरेस्ट कितना बोला था, 15% पर एनम, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ 12% अलाउड होता है। ओके, सो अजय, बीरेन एंड चांद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना होगा हमको। अजय का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 10 लाख का, बीरेन का भी 10 लाख का था एंड चांद की कैपिटल थी 50 लाख की। ठीक है, तो अजय का इंटरेस्ट कितना निकल करके आएगा दोस्तों, 10 लाख का 12%। ओके, सो कितना आया ये आ जाएगा आपका 1.2 लाख। बीरेन का कितना निकल करके आएगा दोस्तों, बीरेन का आ जाएगा 10 लाख का 12% एंड बीरेन का भी इंटरेस्ट 1.2 लाख का आ जाएगा। देन आपका चांद की इंटरेस्ट कितनी आएगी, 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12%। सो चांद को कितनी इंटरेस्ट पे करनी अलाउ होगी, 6 लाख की। ओके, सो इंटरेस्ट कितना अलाउड हो जाएगा, 8.40 लाख का। ठीक है, सो बुक प्रॉफिट कितना निकल कर आएगा दोस्तों, बुक प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बुक प्रॉफिट आ जाएगा 16,60,000 का। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये बोलते हैं कि
सैलरी का कितना डिडक्शन अलाउड होगा, सैलरी का डिडक्शन भी कैलकुलेट करना था। ओके, सो सैलरी एक्चुअली में ये लोग कितना दे रहे थे, एक्चुअल सैलरी इन लोगों की कितनी थी दोस्तों, अजय, बीरेन एंड चांद की एक्चुअल सैलरी कितनी थी, अजय और बीरेन को 50,000 पर मंथ दिया जाता था, यानी इनकी 6 लाख की सैलरी थी, एंड चांद को 10,000 पर महीना दिया जाता था, यानी 1.2 लाख की चांद की सैलरी थी। तो टोटल एक्चुअल सैलरी जो ये देते थे वो थी 13,20,000 की। ओके, इनकम टैक्स एक्ट में कितना अलाउड होता है, इनकम टैक्स एक्ट में बोला जाता है कि जो आपका बुक प्रॉफिट है ना, 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट पर तो 90% या फिर 1.5 लाख विच एवर इज हायर का सैलरी डिडक्शन अलाउड होगा, एंड 3 लाख से ज़्यादा जितना भी आपका बुक प्रॉफिट होगा ना, उस पर आपको 60% का सैलरी का डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। ओके, सो 3 लाख का 90% कितना आ जाएगा दोस्तों, 2.70 लाख। ओके, एंड इन लोगों का बुक प्रॉफिट था कितना, इन लोगों का बुक प्रॉफिट था 16,60,000 का। सो 3 लाख को रिड्यूस करके रिमेनिंग बुक प्रॉफिट इनका कितना बचा, 13,60,000। ओके, इस पर 60% डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। 60% कितना आएगा 13,60,000 का, 8,16,000। ओके, सो टोटल डिडक्शन सैलरी का कितना अलाउड होगा इस पर इनकम टैक्स एक्ट, 10,86,000। ओके, एंड इन लोगों की एक्चुअल सैलरी कितने की थी, एक्चुअल सैलरी ये दे रहे थे 13,20,000 की। मैक्सिमम इनकम टैक्स कितना अलाउड करेगा, 10,86,000। ओके, 10,86,000 से ज़्यादा की सैलरी इनकम टैक्स एक्ट अलाउड नहीं करेगा, इसीलिए इनको कितने की सैलरी अलाउड होगी दोस्तों, 10,86,000 का डिडक्शन अलाउड होगा अगेंस्ट सैलरी। ठीक है, अब क्या करना है ना, एक बार फटाफट से इसी क्वेश्चन का आंसर भी चेक कर लो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस तो हमारे बचे नहीं थे। ठीक है, बस एक ये क्वेश्चन बचा था डिस्क्रिप्टिव वाला, दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का क्वेश्चन था, और एक एमसीक्यू क्वेश्चन था। ओके, सो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। बुक प्रॉफिट कितना निकाला इन्होंने, 16,60,000 का बुक प्रॉफिट निकाला है। ओके, एंड सैलरी का डिडक्शन कितना निकाला इन्होंने, सैलरी का डिडक्शन इन्होंने निकाला 10,86,000 का। ओके, सो यस, इसके बाद में अब आ जाओ फटाफट से हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे ना, फिर हम लोग केस स्टडी को रीड करेंगे। आ जाओ, क्या होता है दोस्तों बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। आप लोगों ने ना अगर आरटीपी वाला वीडियो देखा हो तो उसमें हम लोगों ने बैलेंस्ड स्कोर कार्ड पढ़ा था। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड आप लोगों को याद है, उसमें हम लोग क्या करते थे, बैलेंस स्कोर कार्ड में हम अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को 4 एंगल से, 4 पर्सपेक्टिव से मेज़र करते थे। ओके, 4 पर्सपेक्टिव कौन से थे, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव था एक, दूसरा क्या था, फाइनेंशियल के अलावा कस्टमर का पर्सपेक्टिव हो जाता था, इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव हो जाता था, और क्या होता था, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। ठीक है, इन 4 एंगल्स से हम लोग अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को मेज़र करते थे। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल भी परफॉर्मेंस को मेज़र करने का एक मॉडल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 4 की जगह 3 एस्पेक्ट्स से अपने बिजनेस को मेज़र करते हैं, द स्टैंडर्ड्स, डायमेंशंस एंड रिवॉर्ड्स। एंड बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जनरली सर्विस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ओके, स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको बेंचमार्क्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स कैसे सेट करने हैं, गोल्स या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बेंचमार्क या स्टैंडर्ड्स कैसे सेट करने हैं। 3 पार्ट्स में स्टैंडर्ड्स को डिवाइड किया जाता है, इक्विटी, अचीवेबल एंड ओनरशिप। इक्विटी का मतलब कि ये जो आप बेंचमार्क सेट कर रहे हो ना, ये बेंचमार्क एंड टारगेट्स इक्विटेबल होने चाहिए, यानी अलग अलग पर्सन के लिए आपने अलग अलग बेंचमार्क जो सेट करे हैं वो इक्विटेबल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन को बहुत ज़्यादा कठिन काम करने को दे दिया और दूसरे को बहुत ईजी काम करने को दे दिया। ठीक है, अचीवेबल का मतलब क्या होता है कि ये जो बेंचमार्क आपने सेट करे हैं, ये बेंचमार्क अचीवेबल होने चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए इनको अचीव करना। ठीक है, ओनरशिप क्या बोलता है, ओनरशिप बोलता है कि इन्हीं बेंचमार्क्स एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कौन सा पर्सन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है, हर एक पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस पर्सन को क्या काम करना है, ये कौन बताता है, ये ओनरशिप बताता है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ डायमेंशंस की तरफ। डायमेंशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रिजल्ट्स एंड डिटर्मिनेंट्स। रिजल्ट्स क्या बताते हैं, वही हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। रिजल्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि हम अपना रेवेन्यू कितना रखना चाहते हैं, या हमको अपनी कॉस्ट कितनी मेंटेन करके चलनी है, आरओआई कितना चाहिए हमें, प्रॉफिट कितना चाहिए, जीपी एनपी वगैरह कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगी। कम्पिटिटिव परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो जाता है कि हम जिस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उस मार्केट में कंपटीशन को बीट करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, एंड हमने वो कंपटीशन बीट किया या नहीं किया वो कौन बताएगा, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस हमको बताएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स क्या बताते हैं दोस्तों, डिटर्मिनेंट्स बताते हैं कि आपके ये जो रिजल्ट्स हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कंपैरेटिव परफॉर्मेंस वाले, जो आपके रिजल्ट्स या ऑब्जेक्टिव या गोल हैं, उनको आपको अचीव करना कैसे है। स्टैंडर्ड्स ने क्या बताया था कि इनको अचीव करने के लिए बेंचमार्क्स आपने जो बनाए, बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी। डिटर्मिनेंट्स क्या बताता है कि इन्हीं को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या एट्रीब्यूट्स आपके एम्प्लॉयज़ और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने चाहिए जिससे आपका रिजल्ट्स अचीव हो सके। जैसे क्वालिटी, आपको क्या करना है, आपके एम्प्लॉयज़ को क्वालिटी सर्विस देनी है, आपको क्वालिटी सर्विस ऑफर करनी है। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब आपके एम्प्लॉयज़ वर्किंग आवर्स को लेकर के फ्लैक्सिबल हो, ओके, प्लस आप भी फ्लैक्सिबल होने चाहिए। अगर सपोज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में सडन कोई डिमांड आती है तो आप उस डिमांड को मीट कर पाओ। आपके पास इतना रॉ मटेरियल होना चाहिए, इतने सप्लायर्स होने चाहिए, इतने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए कि आप अपने ऑपरेशंस को फ्लेक्सिबली मैनेज कर पाओ। अगर कोई भी अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस या सडन क्राइसिस या सर्कमस्टांसेस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ को और आपको हमेशा कुछ नया करना चाहिए। ओके, कुछ नया करो, इनोवेट करो, टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करो अच्छे से। ओके, रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या बताता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को आप इस तरीके से एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज़ करो कि वेस्टेजेस वगैरह रिड्यूस हो सके। ओके, देन कम्स द रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स क्या बताता है कि ये जो बेंचमार्क्स थे एंड ये जो रिजल्ट्स थे, इनको अगर एम्प्लॉय अचीव कर लेता है तो एम्प्लॉय को रिवॉर्ड्स भी मिलने चाहिए। ठीक है, रिवॉर्ड्स को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मोटिवेशन, क्लियर एंड कंट्रोलेबिलिटी। मोटिवेशन का मतलब क्या, आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करें काम करने के लिए एंड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, क्लियर का मतलब क्या है कि आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो क्लियरली कम्युनिकेटेड होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि उनको इस पर्टिकुलर काम को करने का क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, कितना पैसा, कितना दाम, कितना रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है, कंट्रोलेबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है कि आप जब अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड्स दे रहे हो ना, तो रिवॉर्ड उनको उस काम के लिए दो जो उनके कंट्रोल में था। टेक फॉर एग्जाम्पल कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर अपना काम अच्छे से करेगा तो सेल्स इंक्रीज होगी, ठीक है, रेवेन्यू इंक्रीज होगा एंड इसी रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज ये लोग अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को पे कर देंगे। ओके, बट सपोज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों ने तो बहुत अच्छा काम किया और इनकी सेल्स भी इम्प्रूव हुई, रेवेन्यू भी इम्प्रूव हुआ, लेकिन वहीं इनका ना सेल्स डिपार्टमेंट था। सेल्स डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया, प्रोडक्ट के प्राइजेस इंक्रीज़ कर दिए। प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज करने की वजह से इनकी सेल्स पे इफेक्ट पड़ा, सेल्स रिड्यूस हुई एंड रेवेन्यू भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, नेट इम्पैक्ट इन दोनों ही एक्टिविटी का क्या आया कि सेल्स इंक्रीज तो हुई लेकिन बहुत ज़्यादा सेल इंक्रीज नहीं हुई, एक मॉडरेट लेवल से सेल इंक्रीज हुई एंड रेवेन्यू भी मॉडरेट लेवल से इंक्रीज हुआ। ओके, सो ये लोग क्या बोलते हैं कि आप जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को
रिवॉर्ड पे करो ना, तो इस सेल्स और रेवेन्यू के बेसिस पर पे करना। ये जो नेट सेल एंड रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन का हुआ, इस पर उनको रिवॉर्ड पे नहीं करना, क्योंकि ये जो सेल एंड रेवेन्यू पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जनरेट हुआ है ना, इसमें तो सेल डिपार्टमेंट वालों का भी कुछ योगदान रहा है। ठीक है, सेल डिपार्टमेंट वालों ने प्राइस इंक्रीज कर दिया, उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट सेल और रेवेन्यू पे पड़ा। तो जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट के प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो सेल एंड रेवेन्यू डिक्रीज हुआ, उसका इम्पैक्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों के रिवॉर्ड में नहीं आना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ वॉट कंट्रोलेबिलिटी इज़। सो बस अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, फटाफट से हम लोग केस स्टडी रीड करते हैं, एंड केस स्टडी रीड करते करते हम लोग इन सभी डायमेंशंस, डिटर्मिनेंट्स, स्टैंडर्ड्स, रिवॉर्ड्स वगैरह को मार्क करते हुए चलेंगे। ओके, चलो आ जाओ। A general survey published in a food trade magazine highlighted people's perception about the food served by food joints across the country। एक फूड ट्रेड मैगजीन थी, उसमें ना एक सर्वे पब्लिश किया गया। सर्वे में क्या बताया गया कि लोगों का क्या परसेप्शन है, लोगों की क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आ रहे हैं फूड को लेकर के। उसमें सर्वे में क्या आइडेंटिफाई हुआ कि लोग ना हेल्दियर चॉइसेस की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड लेकिन उसी के साथ साथ लोग अपना टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे। मतलब चाहिए करेले का हलवा, लेकिन गाजर के हलवे के स्वाद वाला। हाँ भाई, यही है। चलो आगे। The partners have decided to use this as an opportunity to entirely revamp fresh foods। इनके जो पार्टनर्स थे, यानी अजय, बीरेन और चांद, इन तीनों ने क्या डिसाइड किया कि ये जो अपॉर्चुनिटी है हेल्दियर चॉइसेस वाली, ये इसकी मदद से अपने पूरे फ्रेश फूड्स को रिवैम्प करेंगे। फ्रेश फूड क्या था, इनका रेस्टोरेंट था, तो ये उसको एंटायरली चेंज करने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर अब ये लोग क्या ऑफ़र करना चाह रहे हैं, एक हेल्दियर वैरायटी ऑफ फूड चॉइसेस ऑफ़र करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर अपना मिशन वगैरह दे दिया। मिशन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। मिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, और ना ही मिशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमको बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में फिल करनी है। ओके, सो मिशन को इग्नोर करो, आगे आ जाओ। आगे क्या बोला इन्होंने, दैट चांद ने कहा अ मेन्यू फोकस्ड on vegan and vegetarian food options, emphasizing natural, organic and high quality ingredients would give us niche segment of loyal customer। अगर हम अपने मेन्यू में वेगान और वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस ले आएंगे ना, एंड उसके साथ साथ अगर हम हाई क्वालिटी और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेंगे, तो उससे हमारे जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स में हमको एक नीश सेगमेंट मिलेगा। ठीक है, फिर अजय ने क्या बोला चांद से, अजय ने बोला चांद से कि देखा है कहीं मजाक कर रही हूँ। अजय ने क्या बोला चांद से, भाई वो तो ठीक है, हम लोग न्यू मार्केट सेगमेंट में एंटर करना चाहते हैं, वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस को हम लोग कैटर करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट का साइज़ कितना है ये कैसे डिटरमाइन करें, क्योंकि फूड इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, एंड इस इंडस्ट्री में हमारे जैसे वेंचर के लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो हम लोग मार्केट साइज़ को कैसे डिटरमाइन करेंगे। चांद ने क्या बोला कि भाई तू बात तो एकदम ठीक बोल रहा है, ऐसे तो बोलते हो ना तुम लड़के, ऐसे तो बात करते हो। हाँ भाई, बात तो तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ये डैश मार्केट साइज़ मेज़र कैसे करेंगे, डैश डैश डैश। मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया, अब तुम अपनी सोच के हिसाब से अपने आप फिल कर देना। मजाक कर रही हूँ, जस्ट किडिंग। तो लेट अस सेट टू कॉन्कर दिस अनचार्टर्ड टेरिटरी, मतलब ये तो ख्वाबों में है चांद बिल्कुल। दिस नेसेंट स्टेज, लेट अस फर्स्ट बिगिन सर्विंग दिस मेन्यू एट आवर रेस्टोरेंट ओनली फॉर लंच एंड डिनर। चांद ने क्या बोला कि अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी शुरुआत में हम कुछ डिशेस बनाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस डिशेस, एंड उनको हम अपने रेस्टोरेंट में ही सर्व करना शुरू करते हैं लंच एंड डिनर में। ठीक है, हमारे रेस्टोरेंट में 50 कस्टमर्स की सीटिंग कैपेसिटी है, तो अगर हमारा रेस्टोरेंट 90% फिल रहता है पीक टाइम्स पे, यानी इन 50 कस्टमर्स में से पीक टाइम में 45 सीट्स अगर हमारी फिल रहती है ना, तो हम ये मान लेंगे कि मार्केट में हमारे हेल्थ कॉन्शियस फूड आइटम्स की डिमांड तो है। ठीक है, एंड अगर हमारा रेस्टोरेंट ओवर बुक्ड रहेगा रेगुलरली, तो फिर हम अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड करेंगे, हम कोई नया रेस्टोरेंट डाल देंगे। ठीक है,
आगे क्या बोलते हैं, आगे बीरेन ने कहा कैटरिंग टू द हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर इज़ नॉट अ नोवल आइडिया। भाई तू कुछ नया नहीं कर रहा है, मतलब एकदम अश्नीर ग्रोवर वाली स्टाइल में है बीरेन। अभी बीरेन क्या बोल रहा है, भाई ये जो तुम हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स की डिमांड को कैटर कर रहे हो, तुम कुछ नया नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया और फेल हो गए। मतलब ये तो डिमोटिवेट करने पे तुला है यार। आगे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इन किचन इंफ्रास्ट्रक्चर, रीडूइंग एम्बियंस, डेकोर टू मैच द प्रोडक्ट ऑफरिंग वुड कॉस्ट एटलीस्ट 5 करोड़ इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कम से कम 5 करोड़ का तो तुमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और 5 करोड़ रुपए तुम जेब में लेकर कोई तो घूम नहीं रहे हो, तो तुमको लेना पड़ेगा लोन लेने जाओगे बैंक के पास में, तो बैंक भी तुमसे बदले में एक्सपेक्ट करेगी कि तुम एक सर्टेन लेवल ऑफ डेट सर्विस रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो वगैरह मेंटेन करो। ओके, एंड हमारा बेंचमार्क क्या है आरओआई का, हम लोग कम से कम 18% आरओआई तो चाहते ही हैं। फिर आगे क्या बोलता है बीरेन, हमारी जो मेन्यू ऑफरिंग्स होंगी हेल्थ कॉन्शियस फूड वाली, ये यूनिक एंड हेल्दी होंगी, तो इससे हम लोग हाई प्राइस हम लोग चार्ज कर पाएंगे अपने कस्टमर से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्री जो है, फूड इंडस्ट्री, वो कोविड-19 के बाद से अंडर प्रेशर चल रही है, इन्फ्लेशनरी कंडीशंस यहाँ पर है, एंड हमारे इनपुट की कॉस्ट वगैरह बढ़ रही है, राइज कर रही है, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री में मार्जिन्स लो आ रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग फिनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे अचीव करेंगे, इसका जवाब चांद ने दिया। चांद ने क्या बोला बीरेन से, यस वी आर इन द बिजनेस टू मेक मनी। भाई बिजनेस में पैसा कमाने के लिए ही आए हैं, तो लेट अस री इंजीनियर आवर मेन्यू को री इंजीनियर करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे मेन्यू में जितने भी आइटम्स हैं ना, उनको हम सेग्रीगेट कर देंगे 4 क्लासेस में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। इसमें क्लास ए क्या होगी, क्लास ए ऐसी होगी जिसमें हाईली पॉपुलर एज वेल एज हाईली प्रॉफिटेबल आइटम्स को हम इंक्लूड करेंगे। क्लास बी में कैसे आइटम होंगे, जो कि पॉपुलर तो होंगे लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। क्लास सी में कैसे आइटम होंगे, जो प्रॉफिटेबल तो होंगे लेकिन पॉपुलर नहीं है। एंड क्लास डी में कैसे आइटम होंगे, जो ना तो भाई पॉपुलर है और ना ही प्रॉफिटेबल है। हम लोग सेग्रीगेशन करके ये असेस करने की कोशिश करेंगे कि कस्टमर क्या मांग रहा है, किन वाले एरियाज़ में मार्जिन्स हमारा ज़्यादा आ रहा है, उन्हीं क्लासेस ऑफ फूड आइटम्स पे हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, आगे बोलते हैं दैट आई एक्सपेक्ट टू जनरेट टर्नओवर ऑफ अबाउट 60 lakhs इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन विद एन इंक्रीज ऑफ एटलीस्ट 3% ईच ईयर। वाइल दिस गिव्स अस अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वी नीड टू कॉन्स्टेंटली री इंजीनियर आवर मेन्यू टू बीट आवर कंपटिटर्स हु मे ऑल्सो स्टार्ट रेप्लिकेटिंग आवर मॉडल एंड मेन्यू। फॉर दिस लेट अस टेक कॉन्स्टेंट फीडबैक फ्रॉम आवर कस्टमर्स। मतलब देखो, सुनो, इतना तुमको पढ़ के समझ में आया होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि ये टर्नओवर कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 60 lakhs का। ठीक है, एंड इसमें एनुअल इंक्रीज होगी 3% की। तो ये इन्फॉर्मेशन को देख के तुमको क्या याद आया होगा, तुमको समझ में आएगा कि ये तो फाइनेंशियल वाले पर्सपेक्टिव से रिलेटेड चीज़ हो गई। ठीक है, फाइनेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो ये फाइनेंशियल मेजर, जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव था उससे रिलेटेड पॉइंट हो गया। इसके अलावा ना इन्होंने ऊपर बोला था कि ये 18% आरओआई मेंटेन करके चलना चाहते हैं, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड बात हो गई। ठीक है, फिर इन्होंने बोला था कि ये 5 करोड़ का लोन भी लेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ है। ओके, अब इनका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या नहीं है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनकी अच्छी हुई या नहीं हुई, वो पता कैसे चलेगा, वो इन्हीं आरओआई वगैरह से पता चलेगा, जीपीएनपी वगैरह से पता चलेगा। डेट सर्विस कवरेज रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो के बारे में भी ये लोग बात कर रहे थे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हो जाएंगी। ठीक है, समझ आया तुमको। इसके बाद में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा था कि ये जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री जो है ये हाईली कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, एंड ये लोग इस इंडस्ट्री में एक नीश मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं।
ओके, सो यहाँ पर इनका कंपटीटिव एडवांटेज कैसे क्रिएट होगा अगर ये वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस वगैरह देंगे। इसके अलावा इनको क्या करना पड़ेगा, इन्होंने बोला कि ये अपने मेन्यू को री इंजीनियर करेंगे ताकि ये डिटरमाइन कर पाएँ कि कस्टमर्स चाह क्या रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मार्केट में डेटा अवेलेबल नहीं है इतना कि हम लोग मार्केट साइज़ वगैरह असेस कर पाएँ। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 कैटेगरीज में अपने मेन्यू को डिवाइड किया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो ये सब जो इन्होंने डिवीज़न किया, ये क्यों किया, ताकि ये एक कम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर पाएँ, अपने कंपटीशन को अवॉइड कर पाएँ। इसके अलावा ये क्या बोल रहे थे कि ये इस मेन्यू को कॉन्स्टेंटली री इंजीनियर करेंगे ताकि इनके कंपटीटर्स इसको रेप्लिकेट नहीं कर पाएँ। ठीक है, सो ये भी एक तरीके से कम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव को, कम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे क्या बोलते हैं ये लोग। आगे अजय ने फिर से बोला चांद से, क्या बोला इन्होंने, दिस वुड बी पॉसिबल ओनली इफ वी हैव एक्सपर्ट शेफ्स एंड अ टीम दैट कैन हैंडल स्पेशलिटी डिशेज कैटरिंग टू डिफरेंट कस्टमर प्रेफरेंसेस इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ठीक है, पॉपुलैरिटी इज ऑल्सो ड्रिवन बाय क्वालिटी ऑफ फूड दैट वी सर्व, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड ड्राइव ग्रोथ, पीरियोडिक वीकली क्वालिटी चेक्स would be required, external certification from government food inspectors and other recognized agencies would also be required to be met। मतलब यहाँ पर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अपने फूड के क्वालिटी के बारे में। अगर ये लोग फूड की क्वालिटी अच्छी रखेंगे तभी इनके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कम्पिटिटिव परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, सो यहाँ से ये क्वालिटी वाला जो डिटर्मिनेंट होता है ना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई। ओके, आगे आ जाओ, आगे क्या बोलते हैं, आगे बीरेन ने बोला, यानी सो कॉल्ड अश्नीर ग्रोवर ने क्या बोला, यस क्वालिटी हैज़ टू बी मैच्ड विद द सर्विस। क्योंकि हमारा कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस है ना, तो इसीलिए जो पर्सन्स कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके भी अच्छे मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, उनको भी आराम से, तमीज़ से और प्यार से बात करना आना चाहिए। मतलब बोल कौन रहा है, ये तो देखो बोल कौन रहा है, खैर छोड़ो। तो ये वाला पॉइंट भी क्वालिटी से रिलेटेड हो गया। ओके, आगे क्या बोलते हैं, दैट कंप्लेंट्स शुड बी हैंडल्ड इन अ प्रोफेशनल एंड पर्सनल मैनर फॉर विच अवर कस्टमर फेसिंग स्टाफ हैव टू बी ट्रेंड। ठीक है, ये सब ना, ये सब का सब हमारा क्वालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे क्या बोलते हैं, दैट service also means that orders given by customers should be delivered correctly as per their expectations। मतलब सपोज अगर किसी ने लौकी का जूस मांगा तो तुम उसको करेले का जूस मत पकड़ाया ना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो नंबर 1 तो वो कस्टमर नाराज़ हो जाएगा, और नंबर 2 क्या होगा कि तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा दोबारा से उसके लिए लौकी का जूस बनाने में, समझे। तो इसीलिए करेक्टली वो डिश डिलीवर करना, वो ऑर्डर डिलीवर करना कस्टमर को, ये भी आपको देखना है। एंड आपको क्या इंश्योर करना है कि एरर्स इन ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस, स्टॉक आउट्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। यानी कि हमारा जो मटेरियल है, रिसोर्सेज वगैरह जो हैं, ये हमें बिल्कुल एफिशिएंट मैनर में यूज़ करने हैं ताकि कोई भी स्टॉक आउट वगैरह की दिक्कत नहीं आए एंड कोई एरर वगैरह भी ना हो। ओके, इट शुड बी आवर एम टू डिलीवर फूड विद इन 15 मिनट्स आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर। 15 मिनट के अंदर अंदर ये फूड डिलीवर करवाना चाह रहे हैं, जिससे कि खाना गरम और फ्रेश बना रहे। ओके, सो इन सब से क्या होगा, इन सब से हमारा रिसोर्सेज का एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा। ओके, आगे क्या बोलते हैं, आगे चांद ने बोला दैट कोविड-19 पैंडमिक हैज़ टॉट अस इम्पॉर्टेंट लेसन ऑन मेंटेन अ रोबस्ट सप्लाई चेन दैट कैन डील विद डिस्ट्रप्शंस। अगर डिस्ट्रप्शंस आते हैं कभी तो उसको डील करने के लिए हमारे पास रोबस्ट सप्लाई चेन होनी चाहिए। एंड फॉर क्रिटिकल रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल, लेबर एटसेट्रा, हमारे पास मल्टीपल पार्टनर्स भी अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, सो इससे क्या होगा ना, अगर हमारे पास रोबस्ट सप्लाई चेन मौजूद है, अगर हमारे पास मल्टीपल पार्टनर्स वगैरह हैं, तो हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस फ्लेक्सिबल बनेंगे। कल को अगर हमारे पास सडन डिमांड आ जाती है बिजनेस में, सो वी विल बी इन अ पोजीशन
टू कैटर दैट डिमांड, टू फुलफिल दैट डिमांड। ओके, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो एक सप्लायर अगर हमको रॉ मटेरियल या लेबर प्रोवाइड नहीं करवाएगा तो हम दूसरे के पास चले जाएंगे। ओके, सो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आएगी रोबस्ट सप्लाई चेन होने की वजह से और मल्टीपल पार्टनर्स होने की वजह से। इसके बाद आगे क्या बोलते हैं, आगे अजय ने फिर से बोला चांद से, दैट नॉट जस्ट दैट आवर इंटरनल प्रोसेस शुड मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी ये रिसोर्सेज वाला पैरा आ गया। ठीक है, मतलब आप लोग पैरा पढ़ोगे ना तो पढ़ते ही आपको कोई ना कोई कीवर्ड ऐसा दिख जाएगा जिसको देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये उस एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है। ओके, बैलेंस स्टोर कार्ड में भी ऐसे ही हो रहा था। The order taking system and food delivery system should work in sync and support each other to avoid errors and stockouts. Our core team of chefs should be adept at minimizing waste and preparing unique dishes in an economic way. So देखो, शेफ्स जो हैं, शेफ से एक तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रिसोर्सेज को एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज करें। इसके अलावा क्योंकि हम इनसे यूनिक डिशेस मंगवाना चाह रहे हैं तो इनसे हम लोग इनोवेशन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला इन्होंने, आगे बोला दैट वी नीड बिल्ड अ किचन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन सपोर्ट दिस, प्रोवाइडिंग दैम विद अप्रोप्रिएट स्पेस हो हमारे किचन में। मशीन्स यानी अप्लायंसेस वगैरह किचन के जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। टूल्स कुकिंग करने के लिए, स्टोरेज के लिए प्रॉपर होने चाहिए, जिससे कि हम लोग कम रिसोर्सेज की मदद से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की एंड अच्छे टेस्ट की चीज़ें बना सकें। एज रिगार्ड्स आवर मार्केटिंग प्रोसेस वी मे नीड टू यूज़ टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से हम लोग मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। सो इससे क्या होगा, ये भी एक तरीके का इनोवेशन भी है। ठीक है, सोशल मीडिया की मदद से हम लोग मार्केटिंग करेंगे, सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनोवेशन। एंड हम बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया हमारा एक रिसोर्स भी है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है, तो हमें उस रिसोर्स को भी अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे क्या बोला बीरेन ने, बीरेन सेड दैट हाई स्टाफ एट्रिशन इज पेरेनियल प्रॉब्लम इन आवर इंडस्ट्री। मतलब इनका भी स्टाफ छोड़ के जा रहा है। एक्सपर्ट शेफ्स आर आवर की टू सक्सेस। शुड वी एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन की एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग अस पार्टनर्स। अस नहीं होगा, ये होगा आर। ओके, इंक्लूडिंग आवर पार्टनर, मतलब ये क्या चाह रहे हैं, जो इनके एक्सपर्ट शेफ्स हैं एंड इनके जो पार्टनर्स हैं उनका ये लोग की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना चाह रहे हैं ताकि इनके शेफ्स वगैरह का मोरल बूस्ट रहे। ओके, इसके आगे क्या बोलते हैं दोस्तों, दैट specialty chefs may also enjoy working with us if we give them sufficient scope for innovation to satisfy customers and cost permitting of course। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर जो इन्होंने इनोवेशन वर्ड ही मेंशन कर दिया, तो स्पेशलिटी शेफ्स की मदद से हम लोग इनोवेशन करवाना चाह रहे हैं। ओके, आगे आ जाओ, आगे क्या बोलते हैं, चांद हो जाता है एकदम एक्साइटेड। चांद ने क्या बोला, वंडरफुल, आई एम एक्साइटेड एट द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज दिस वेंचर कैन ऑफर। लेट अस गेट स्टार्टेड बाय पुटिंग इन प्लेस अ सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। ओके, इसके बाद लास्ट पैरा में इन्होंने क्या बोला कि इन सब कामों को करने के लिए इन्होंने आपस में वर्क्स को सेग्रीगेट कर लिया। अजय को बोल दिया कि भैया तुम ना रेस्टोरेंट ऑपरेशंस का चार्ज ले लो, तुम सप्लाई चेन मैनेजमेंट देख लेना, लाइक मटेरियल, लेबर प्रोक्योरमेंट, किचन ऑपरेशन, सप्लाई। चाय फिर से चाय यार, आवर इंस्टीट्यूट इज ऑब्सेस्ड विद चाय एंड दोज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सीरियसली ब्रो, वैसे अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखना, अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो, कि हम लोग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्यार से किस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, चलो। सो अजय को इन्होंने किस चीज़ का चार्ज पकड़ाया, अजय को बोला कि तुम रेस्टोरेंट का ऑपरेशंस देख लेना, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह, मटेरियल, लेबर प्रोक्योरमेंट, किचन ऑपरेशंस, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह वगैरह। ठीक है, बीरेन को क्या बोला, बीरेन को बोला कि भाई तुम क्या करना, तुम फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग देख लेना। ही वेजिटेरियन, बहुत ज़्यादा इस केस स्टडी में टाइपिंग मिस्टेक्स करी गई हैं। He will be in charge of activities like negotiating settlement dates with vendors, procuring loans, promotional campaigns, etc. etc. यानी कि बीरेन मेनली
लोन वगैरह प्रोक्योर करने के लिए भी बीरेन रिस्पॉन्सिबल है एंड प्रमोशनल कैंपेन के लिए भी बीरेन रिस्पॉन्सिबल है। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं दैट चांद वुड कंटिन्यू टू बी अ नॉन वर्किंग पार्टनर। चांद बस बैठे बैठे अपनी चांदनी को निहारेगा और कुछ नहीं करेगा। चांद नॉन वर्किंग पार्टनर है एंड ये सिर्फ इंसाइट्स देगा, और अगर एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो ये एडिशनल कैपिटल प्रोवाइड करवाएगा। देयर विल बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएटेड टू फॉर्म अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विथ क्लियरली डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीरियोडिक मैनेजमेंट ऑफ द मेन्यू विच विल डिफाइन फूड चॉइसेस बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी विल बी डिसाइडेड जॉइंटली। जॉइंटली ये लोग डिसाइड करेंगे अपने मेन्यू को रीस्ट्रक्चर करने के बारे में। The partnership deed is being modified according to reflect the new roles and responsibilities। नए रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए पार्टनरशिप डीड को भी मॉडिफाई कर लिया गया। अब यहाँ पर इस पैरा में इन्होंने बात करी इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड किया था। यानी ये किस एस्पेक्ट को कवर कर रहा है दोस्तों, ये बता रहा है ओनरशिप के बारे में, यानी कौन सा पर्सन किस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमको इस पैरा में से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप लोग देखोगे ना इस मॉडल में, तो हम लोगों ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ ली केस स्टडी में, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई थी, ओनरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई, ओके, एंड मोटिवेशन से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आ गई। मोटिवेशन से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन थी, ये जो हम लोग इनको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इनका करवा रहे थे मोरल को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, सो ये मोटिवेशन से रिलेटेड थी। ओके, अब क्या रह गया, क्लियर रह गया, कंट्रोलेबिलिटी रह गया, इक्विटी एंड अचीवेबिलिटी। इनको थोड़ा सा हमको इस केस स्टडी के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे दोस्तों, इक्विटी का मतलब क्या हो जाएगा, इक्विटी का मतलब क्या हो जाएगा, इक्विटी का मतलब हर किसी को इक्वल काम प्रोवाइड कराना। मतलब कि जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस मेज़र किया जाएगा उनके प्रमोशनल कैंपेन्स के थ्रू, ठीक है, प्रमोशंस वगैरह के थ्रू। इसी तरीके से किचन का परफॉर्मेंस कैसे मेज़र किया जाएगा कि वो लोग कितने कस्टमर के ऑर्डर्स को मीट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए हमने बेंचमार्क्स डिसाइड करे हैं ना, ये इक्विटेबल होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए, इक्विटेबल होने चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर आप देखोगे कि इन्होंने अजय, बीरेन एंड चांद के वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड किया था। ठीक है, अजय एंड बीरेन वर द वर्किंग पार्टनर्स, लेकिन चांद क्या था, चांद एक नॉन वर्किंग पार्टनर था। तो कल को अजय एंड बीरेन को ये ना लगे कि यार देखो हम तो इतना काम कर रहे हैं और ये बैठे बैठे बस मुंह चलाने का काम करता है, ये कुछ करता ही नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने अजय एंड बीरेन का अगर आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन देखोगे तो कितना है, सिर्फ 10-10 लाख रुपए का है। ठीक है, लेकिन वहीं चांद का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 50 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। यानी भले ही चांद काम नहीं कर रहा है लेकिन कैपिटल कंट्रीब्यूट तो कर रहा है ना। सो इस तरीके से इक्विटी मेंटेन करके ऑर्गेनाइजेशन में चलनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ अचीवेबल पर। अचीवेबल में हम लोग किस तरीके से बात कर सकते हैं दोस्तों, अचीवेबल में कैसे समझाया जाएगा कि इन लोगों को जो भी टारगेट्स दिए जा रहे हैं ना, ये टारगेट्स अचीवेबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या बोला था कि इनका ROI ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18% का। ठीक है, अब आप देखो कि इनका जो मार्केट है, मार्केट में ROI कितना चलता है, क्या मार्केट में अगर 10% ROI चलता है एंड ये 18% का ROI का टारगेट बना रहे हैं, बेंचमार्क बना रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने अपना बेंचमार्क नॉन अचीवेबल या बोल सकते हैं कि इम्प्रैक्टिकल बेंचमार्क इन्होंने अपना बनाया है। ठीक है, सो अगर ये लोग इम्प्रैक्टिकल बेंचमार्क्स या इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स बनाएंगे तो उससे भी एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट होंगे, करेक्ट। लेकिन वहीं अगर मार्केट का ROI 10% का चल रहा है एंड इन्होंने अपना बेंचमार्क सेट किया 5% का, तो फिर एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉय फिर मस्त हो जाएंगे एकदम, उनका काम वाम करने का मन नहीं करेगा, वो केयरलेस हो जाएंगे। ठीक है, सो इसलिए इनको अपना टारगेट वगैरह कैसे सेट करना है, बेंचमार्क कैसे सेट करना है जो कि अचीवेबल हो, ये लोग कर सकें आराम से अचीव।
ठीक है, और बहुत ज़्यादा लो स्टैंडर्ड का भी ना हो। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों का रिवॉर्ड वाला पॉइंट बचे थे। रिवॉर्ड में क्लियर क्या बताता है दोस्तों, क्लियर बताता है कि इन लोगों के जो भी रेम्यूनरेशंस वगैरह हैं या जो भी इनके रिवॉर्ड्स हैं ये क्लियरली कम्युनिकेटेड होने चाहिए। जैसे कि पार्टनर्स को जो सैलरी मिलनी होती है, ये सैलरी इनकी पार्टनरशिप की डीड में स्पेसिफाइड होती है। ठीक है, उसी तरीके से इनके जो शेफ्स हैं, मार्केटिंग स्टाफ वगैरह है, इनको कितना रिवॉर्ड एंड सैलरी मिलनी है, कितना इनका फिक्स्ड पे एंड वेरिएबल पे होगा, ये भी क्लियरली इनको कम्युनिकेट होना चाहिए। ओके, इसके बाद आया था अगला पैरामीटर। अगला पैरामीटर क्या है, कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी के बारे में मैंने यहाँ पे आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला रिस्पॉन्सिबल है सेल इंक्रीज़ करने के लिए एंड रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए, कल को अगर प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं इनके सेल्स डिपार्टमेंट वाले या ये जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स मिल करके अपने फूड आइटम्स के प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं एंड उसकी वजह से अगर सेल एंड रेवेन्यू इम्पैक्ट होता है ना, तो उसकी भरपाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज़ से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस के ऊपर मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों का कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, समझ आया। बस यही चीज़ बस इन्होंने यहाँ पर अब मेंशन कर दी है दोस्तों, मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है जिससे कि हम लोग जल्दी जल्दी रीड कर सकें। इन्होंने यहाँ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या लिखा, 3 पार्टनर्स हैं, 18% का ROI एक्सपेक्ट करने वाली बात लिख दी, लोन लेने वाली बात इन्होंने लिख दी, डेट सर्विस रेशो, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशो वगैरह लिख दिया। प्रॉफिट मार्जिन प्रेशर में इन्होंने ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेज़र किस तरीके से करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो चेक कर लो, नेट प्रॉफिट रेशो चेक कर लो, ऑपरेटिंग मार्जिन्स वगैरह चेक कर लो। ठीक है, कैश रिजर्व्स वगैरह चेक कर लो। इसके बाद में कंपटीटिव परफॉर्मेंस के बारे में बात करी इन्होंने। कंपटीटिव परफॉर्मेंस में इन्होंने क्या बोल दिया कि ये लोग एक कंपटीटिव सेगमेंट को कैटर करने की बात कर रहे हैं एंड ये लोग कंपटीशन को बीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो किस बेसिस पर डिटरमाइन करेंगे। इन्होंने बोला कि हमारी ना रेस्टोरेंट की सीटिंग कैपेसिटी है 50 कंज्यूमर्स की, 50 कस्टमर्स की, तो अगर ये 90% फिल रहेगी तो हम मान लेंगे कि हमारी डिमांड तो है। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने अपने मेन्यू को सेग्रीगेट कर लिया था 4 पार्ट्स में, ABC एंड D में, जिससे कि ये लोग डिटरमाइन कर सके, एनालाइज कर सके कि कस्टमर क्या चाह रहा है। ओके, उसी पे ये लोग फोकस करेंगे। इसकी मदद से भी ये लोग अपने कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा था कि ये लोग मेन्यू ऑफरिंग्स को री इंजीनियर करते रहेंगे जिससे कॉम्पिटिटर्स रेप्लिकेट ना कर पाए इनके आइडियाज़ को। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंपटीटिव परफॉर्मेंस। आगे इन्होंने एक्सप्लेन करा डिटर्मिनेंट्स को। क्वालिटी डिटर्मिनेंट्स में फूड की क्वालिटी, एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन वगैरह लेने की बात लिख दी एंड ऐसा स्टाफ जो कस्टमर को फेस कर रहा है उनके ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बात कर दी। ओके, देन इनोवेशन की बात आई। इनोवेशन में इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने जो वेजिटेरियन एंड वेगान फूड चॉइसेस इंट्रोड्यूस करी हैं ये भी एक तरीके का इनोवेशन है। ठीक है, इसके अलावा इनके जो शेफ़्स हैं, शेफ़ को भी हम लोग मोटिवेट करते हैं कुछ इनोवेटिव ट्राई करने के लिए। इन्होंने अपने मेन्यू को 4 कैटेगरीज में जो डिवाइड किया ये भी एक तरीके का इनोवेशन था। ओके, कौन ही सोच सकता है मेन्यू को इस तरीके से डिवाइड करने के बारे में। एंड फिर ये जो सोशल मीडिया की हेल्प से मार्केटिंग वगैरह करने का प्लान कर रहे थे ये भी इनोवेशन था। ओके, इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी में इन्होंने बोल दिया सप्लाई चेन रोबस्ट रहेगी तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मल्टीपल पार्टनर्स अगर हमारे होंगे तो भी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। रिसोर्स यूटिलाइजेशन में इन्होंने लिख दिया कि जो टाइम ये लोग ले रहे थे डिलीवरी करने में उस टाइम को रिड्यूस करना, एरर वगैरह को रिड्यूस करना। शेफ्स को भी इन्होंने बोला था कि आप इनोवेटिव बनाओ लेकिन अपने कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए बनाओ एंड फूड की वेस्टेजेस वगैरह ना करो। किचन का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना, अप्रोप्रिएट स्पेस, मशीन्स एंड टूल्स वगैरह किचन में होना जिससे कि ये लोग रिसोर्सेज को प्रॉपरली एंड एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज कर पाएँ। ये सब भी रिसोर्स यूटिलाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, आगे आते हैं। आगे स्टैंडर्ड्स की बात आई। स्टैंडर्ड्स में इन्होंने बात करी ओनरशिप की। ओनरशिप जैसे अजय को चार्ज दे दिया था रेस्टोरेंट के ऑपरेशंस का, बीरेन को चार्ज दे दिया था मार्केटिंग वगैरह के ऑपरेशंस का। ओके, सो वो इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। देन अचीवेबिलिटी की बात आई। अचीवेबिलिटी में इन्होंने क्या बोला कि बेंचमार्क एंड टारगेट ऐसे सेट करो जो अचीवेबल हो। ठीक है, वो सब इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। इन्होंने यहाँ लिख दिया कि टारगेट आप जो सेट कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होने चाहिए वरना स्टाफ डिमोटिवेट हो जाएगा, लो भी नहीं होने चाहिए वरना परफॉर्मेंस इनकी
डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, इसके बाद इक्विटी की बात करी, इक्विटी में इन्होंने ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाला एग्जांपल दे दिया। ओके, फिर रिवॉर्ड्स की बात आई, रिवॉर्ड में इन्होंने बोला रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन दे। जैसे मार्केटिंग स्टाफ को बोनस दिया जा सकता है वो जितना सेल जनरेट करेंगे उससे, शेफ्स को बोनस दिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द फूड चॉइसेस और क्वालिटी ऑफ फूड। ओके, इसी तरीके से जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का इन्होंने इनिशिएटिव लिया था ये भी मोटिवेट करने के लिए था। ठीक है, फिर क्लैरिटी की बात करी, क्लैरिटी में इन्होंने क्या बोला कि जो भी इनके कंपनसेशन पैकेजेस वगैरह इनको क्लियरली कम्युनिकेट कर दो। उसी तरह से पार्टनर्स की सैलरी भी पार्टनरशिप डीड में कम्युनिकेट थी। फिर कंट्रोलेबिलिटी की इन्होंने बात करी, कंट्रोलेबिलिटी में इन्होंने क्या बोल दिया कि जो भी मेजर्स हैं जिनके बेसिस पर इनको रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं ये मेजर्स उन पर्टिकुलर पर्सनस के एंड एम्प्लॉयज़ के कंट्रोल में होने चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल the chef can come up with a popular menu if the price of the product managed by the partners is such that it results in a loss of fresh food. शेफ को नहीं उसकी वजह से कोई भी नुकसान होना चाहिए। This is not a good reward system and may lead to attrition. ओके, सो इस तरह से इन्होंने पूरे बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को एक्सप्लेन किया केस स्टडी के सिनेरियो में रख करके। ओके, आई होप कि तुमको समझ आ गया होगा ये। अब हमारा ना एक क्वेश्चन और बचा था दोस्तों, एक एमसीक्यू क्वेश्चन था। हम लोगों ने पूरी केस स्टडी रीड कर ली है, अब बस एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, पूरा का पूरा हाईलाइट इसमें से उड़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 था, यस, प्रोडक्ट प्राइसिंग से रिलेटेड। हम सो सॉरी, पूरा हाईलाइट इसमें से गायब हो चुका है। चलो, प्रोडक्ट प्राइसिंग से रिलेटेड सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी ट्रू। इसमें ना कुछ एरर आ रही है सेव करने से रिलेटेड, चलो देखेंगे। वुड नॉट बी ट्रू एज रिगार्ड प्रोडक्ट प्राइसिंग फॉर द इंडिविजुअल फूड आइटम्स। प्रोडक्ट की प्राइसिंग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक्स में बी यूज्ड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल फूड आइटम्स। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक्स में बी यूज्ड फॉर मैनेजिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स हैविंग पॉपुलर क्लोज सब्सटीट्यूट दैट आर ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर जो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ फूड आइटम्स ऑफर कर रहे हैं, हम उन क्लोज सब्सटीट्यूट के बेसिस पर क्या अपना टारगेट कॉस्ट डिटरमाइन करके प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं क्या? मतलब मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं वो जो सब्सटीट्यूट दे रहे हैं उनकी क्या कॉस्टिंग है, उसके बेसिस पर हम लोग अपना टारगेट कॉस्ट रखें एंड उसी के बेसिस पर हम लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करें। सो करने को तो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद क्या बोलते हैं, दैट प्रोडक्ट प्राइसिंग टू बी यूज्ड टू डिटरमाइन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। प्रोडक्ट प्राइसिंग को यूज़ करके हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि हमारा रेवेन्यू कितना हो सकता है। फॉर ईयरली बजटरी प्लानिंग, जिससे हम ईयरली बजट प्लान कर सकें, which can be determined based on the relevant costing techniques। relevant costing की टेक्निक से हम लोग अपना बजट प्लान करेंगे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि इनके प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं ये अपने प्रोडक्ट के प्राइस के बेसिस पर डिटरमाइन करेंगे कि इनका रेवेन्यू कितना होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। एंड इस रेवेन्यू के बेसिस पर ये लोग अपना एक ईयरली बजट तैयार करेंगे। ओके, एंड ये जब बजट तैयार करेंगे ना तो इस बजट में ये लोग कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक को यूज़ करेंगे। रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक क्या होता है दोस्तों? रेलिवेंट कॉस्ट टेक्निक बताता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल बिजनेस डिसीजंस अवेलेबल हैं, मल्टीपल बिजनेस डिसीजंस अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो उसमें से एक पर्टिकुलर बिजनेस डिसीजन ऑप्ट करने की कितनी कॉस्ट आई ये पता चलता है रेलिवेंट कॉस्टिंग से। यानी अगर हमने ये बिजनेस डिसीजन ऑप्ट नहीं किया होता तो ये कॉस्ट भी इनकर नहीं हुई होती। ओके, ये होती है रेलिवेंट कॉस्ट। इस बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड कॉस्ट, इस बिजनेस डिसीजन की वजह से होने वाली कॉस्ट को हम बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट। ठीक है, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये लोग सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट के बेसिस पर बजट को डिटरमाइन करेंगे।
भाई एक बात बताओ, जब आप बजट बना रहे हो ना, तो बजट बनाते टाइम तो इस बिजनेस डिसीजन की वजह से जो कॉस्ट इनकर हुई वो तो आप इंक्लूड करोगे ही करोगे। उसके अलावा जो अदर कॉस्ट हैं जो कि वैसे भी इनकर होती हैं अगर आप ये बिजनेस डिसीजन ऑप्ट करते या कोई और बिजनेस डिसीजन ऑप्ट करते, ये अदर कॉस्ट तो चेंज नहीं होने वाली थी, ये तो होती ही होती। इन कॉस्ट को भी तो आप अपने बजट में इंक्लूड करोगे ही करोगे ना दोस्तों, ठीक है। जब आप बजट बना रहे हो, पूरे साल का बजट बना रहे हो, तो आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बजट बना रहे हो, ठीक है। तो उसमें तो आपको सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट ही क्या, अदर कॉस्ट भी इंक्लूड करनी चाहिए। ओके, सो इसीलिए ईयरली बजट बनाने के लिए रेलिवेंट कॉस्ट को बेस रखना इज नॉट करेक्ट। ओके, डी ऑप्शन में क्या बोलते हैं, इफ़ द प्राइस क्वालिटी परसेप्शन और यूनिक वैल्यू परसेप्शन ऑफ सर्टेन फूड आइटम इज हाई, कस्टमर विल बी लेस प्राइस सेंसिटिव फॉर दोज आइटम्स। सही बोल रहा है, इसमें क्या गलत बोल रहे हैं लोग। अगर कस्टमर को अच्छा वैल्यू मिल रहा है किसी आइटम का, तो वो उसके लिए ज़्यादा भी पे करने को रेडी हो जाएगा। सो इसमें से इनकरेक्ट क्या है दोस्तों, सी इज़ इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चेक कर लेते हैं एक बार। यस, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसके साथ हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। अब मेरे लैपटॉप में भी कुछ एरर आने लगी है, सो मैं देख लेती हूँ क्या एरर है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3, 4 एंड 5th केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। ओके, सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे दोस्तों। अच्छे से रीड कर लेना इन केस स्टडीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा इन कॉन्सेप्ट्स का। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, यहाँ तक आए हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना एक बार मुझे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर देना, मैं आपको समझा दूंगी अगर कोई डाउट होगा आपका तो। ओके, सो दैट इज़ इट दोस्तों। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। दिस इज CA हिमांशी गर्ग साइनिंग ऑफ।